समझाता हूँ। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना, ओशो रजनीश नाम था उनका। क्या खास बात थी उनमें? दार्शनिक थे और बहुत तार्किक बात करना उनको आता था। अब किसी मुद्दे पर उनके विचार पढ़ेंगे तो हिल तो जाएंगे ही, बेशक आप अंत में स्वीकार करें ना करें, लेकिन वो दिमाग मतलब खोपड़ी हिला देते हैं, ये बात सही है। फिलॉसफी के प्रोफेसर भी थे। आप में से कोई जबलपुर से है? आप तो जबलपुर में कॉलेज है महाकौशल कॉलेज, वहीं से पढ़ाई की आपने? पहले एक ही था, अब अलग अलग हो गए हैं। हाँ, तो महाकौशल कॉलेज में ओशो रजनीश प्रोफेसर थे, ये पता है आपको? ये नहीं पता? ये भगवान, महाकौशल कॉलेज में पढ़ाई करते थे, फिलॉसफी पढ़ाते थे। फिर बाद में वो हट गए वहां से और उन्होंने अपना चिंतन मनन शुरू किया। बहुत अच्छा तार्किक प्रवाह था उनकी बातों में। भारत के लोग पागल होने लगे, अमेरिका गए तो अमेरिका पागल हो गया, यूरोप गए यूरोप पागल हो गया, और अमेरिका में एक शहर बसा दिया, शहर का नाम था रजनीशपुरम। अमेरिका की सरकार घबरा गई उस आदमी से, और कहते हैं कि उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने ये समझकर कि इस व्यक्ति को मैनेज करना आसान नहीं होने वाला है, जैसा ओशो के भक्त कहते हैं, पता नहीं सच है कि झूठ है, उनको गिरफ्तार करवाया और उनको धीमी मौत के इंजेक्शंस लगवाए और फिर रिहा कर दिया। एक समय ऐसा था कि दुनिया के लगभग 180 से 200 के करीब देशों ने ओशो रजनीश को वीजा देने से मना कर दिया, अपने देश में घुसने से मना कर दिया। इतना खौफ था उनके विचारों को लेकर कि ये आदमी आएगा, इसकी बातें सुनकर लोग पगला जाएंगे। सुकरात जैसा कुछ भाव था। तो फिर वो भारत में है, तो पुणे में उन्होंने एक आश्रम की शुरुआत की। आश्रम अभी भी चलता है, वो तो नहीं लेकिन चलता है आश्रम। फिर उनकी मौत हो गई। वो जीवन भर बड़ी तार्किक बात करते रहे, तर्क की बात करो, कल्पना की बात मत करो। अध्यात्म को मानते थे, लेकिन अध्यात्म को तार्किक तरीके से डिफाइन करते थे। जैसे कबीर है, आध्यात्मिक हैं, भक्त हैं, ईश्वर की बात करते हैं, किंतु तार्किक सीमाओं में रह के बात करते हैं, अतार्किक बात करने से बचते हैं। उसके बाद चेला जो होता है वो चेला ही होता है, किसी का भी हो। चेलत्व एक अपने आप में गुण है। तो चेलों ने सोचा उनकी हम जीवनी लिखे, 8 खंडों में जीवनी लिखी। मैं बहुत शौक से खरीद के लाया कि अपने प्रिय दार्शनिक के बारे में पढ़ूंगा, और वो 8 खंड रखे हैं। पहले खंड के 10 पेज पढ़ने के बाद मेरी हिम्मत हुई पढ़ने की। क्या लिखा है शुरू में आपको पता है? जिस दिन ओशो का जन्म हुआ उस घटना का जिक्र है। उसी रात में नर्मदा नदी में बाढ़ आई, ऐसा लगा कि सारे घर डूब जाएंगे, और जिस घर में बच्चे का जन्म होने वाला था वो भी डूब ना जाए, ऐसी बाढ़ थी। और उसी खौफ के साए में बच्चे का जन्म हुआ। मां कराह रही थी, बच्चा रो रहा था, नर्मदा नदी का पानी घर में घुसने को बेताब था। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, अचानक बरसात थम गई और बाढ़ का पानी उस घर की चौखट को टच करके लौट गया, जैसे पैर छू के लौटा हो। ये वाक्य उसमें लिखा था। ये वाक्य पढ़ते मैंने बंद कर दिया, तब से बंद ही है वो। 10-12 साल हो गए खरीदे हुए उसको। तो जो भक्त आदमी है उसने अपने आराध्य को महान बनाया कि चौपट कर दिया, चौपट कर दिया। पर अगर उस पुस्तक को पढ़े भक्त टाइप के लोग तो वो मस्त हो जाएंगे, अरे साक्षात नर्मदा माता ने पैर छुए हैं। इसीलिए ईसा मसीह हथेली से पैदा होते हैं, वो भी कुमारी मरियम की, ताकि थोड़ा लगे कि यूनिक टाइप का मामला है। अगर आप कहें कि राम जी भगवान थे और दशरथ जी भगवान के पापा थे, अरे यार, अगर भगवान का बाप उपस्थित है तो भगवान से क्यों बात करेंगे? बाप इज बाप, वन से बाप ऑलवेज ए बाप। आप कहें हे भगवान, तो आप कहें भगवान के पापा, थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो फिर कुछ कल्पनाएं करनी पड़ती हैं कि दशरथ के यहाँ पुत्र नहीं हुआ था लंबे समय तक, फिर एक यज्ञ हुआ, यज्ञ से ईश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद के बाद प्रसाद था, प्रसाद रानियों ने खाया, उसके बाद तीनों रानियों को पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये जो गप्पें होती है, गप्पें इसलिए होती है ताकि थोड़ी सी महानता का आवरण लग जाए और लगे कि ये सामान्य परंपरा में पैदा होने वाले बच्चे नहीं थे, कुछ अलग मामला था, यूनिक मामला था। तो यही मेरा ये मानना है कि अगर दो लोगों में रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है तो डिवोर्स हो जाना चाहिए।
और डिवोर्स की कोई उम्र थोड़ा ना होती है। एक उदाहरण देता हूं ओशो की जिंदगी से। ओशो के टीचर थे स्कूल के। जब ओशो बहुत सफल हो गए, 50-60 साल के हो गए, बहुत दुनिया भर में नाम हो गया, एक बार अपने घर गए तो टीचर के घर भी गए। तो टीचर को बड़ा अच्छा लगा कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है मेरा स्टूडेंट, मुझसे मिलने आया है। बात कर, ओशो बहुत तार्किक आदमी थे, उनको लेके बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन तार्किक थे इस पे कोई डाउट नहीं। तो जब तार्किक थे तो उन्होंने तर्क की बातें की। आधे घंटे में टीचर ने कहा, बेटा तुम आए हो बड़ा अच्छा लगा, बस कल से मत आना मेरे पास। तो बोले क्यों? बोले बचपन से अभी तक जो विश्वास मेरे मन में बैठे हुए थे, मेरा काम बढ़िया चल रहा था, तुमने आधे घंटे में विश्वास हिला दिए मेरे। मुझे घबराहट हो रही है। तो ओशो ने कहा, जैसा कि किताब में मिलता है, ओशो ने कहा कि सर वैसे तो मैं भी आज के बाद कहाँ आ पाता, व्यस्त हूं, पर अब मैं जरूर आऊंगा 4-5 दिन, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 10 साल बचे हैं, ठीक से जीने दो, और मैं कह रहा हूं 10 बचे हैं, वो तो ठीक से जी लो। अगर 70 साल गलत फहमी में गुजार भी दिए, 10 तो ठीक से जियो। और आप कह रहे हैं कि 70 साल गुजारे हैं, 10 और गुजरने दो, टेंशन मत दो मुझे। इस टेंशन से ही तो कुछ नया आएगा जिंदगी में। इनके बारे में कहते हैं कि इनके सामने जाओ तो चुपचाप आ जाओ वापस। अगर आपने 2-4 सवाल पूछ लिए तो लहू लुहान होकर लौटोगे, क्योंकि जितना इस आदमी ने पढ़ लिया था ना, मजाक नहीं है। और जिस उपनिषद पे बात करो, गीता पे बात करो, अष्टावक्र गीता पर बात करो, कबीर पे बात करो, किसी कवि पे बात कर लो। ताओ धर्म है, चाइना में चलता है, लाओ त्से उसके संस्थापक हैं, उन पर भी किताब लिख दी पूरी की पूरी। जितना अध्ययन रजनीश नाम के व्यक्ति ने किया, फिलोसफी में रुचि थी, प्रोफेसर हुए जबलपुर के कॉलेज महाकौशल में, बाद में नौकरी को लात मार के पूरी तरह से दार्शनिक हो गए। और एक दौर था कि जब अमेरिका में एक शहर का नाम था रजनीशपुरम, जिसके वो संस्थापक थे। बाद में कुछ कानूनी चीजें हुई, वापस भारत आए। जनता पार्टी की सरकार जब मोरारजी प्रधानमंत्री थे, उनसे टकराहट काफी रही इनकी। फिर पुणे में इन्होंने अपना एक आश्रम बना लिया फाइनली, लंबे समय के स्ट्रगल के बाद, और फिर उनकी मृत्यु हुई। ओशो की सबसे अच्छी बात है कि वो दुनिया के हर प्रश्न पर विचार करते हैं। धर्म, अध्यात्म, दर्शन को बहुत सारी रूढ़ियों से बाहर निकालते हैं, और उनके तर्क ऐसे हैं कि उन तर्क से लड़ना आसान काम नहीं है। बेहद तार्किक व्यक्ति हैं। और मेडिटेशन की बहुत परंपराएं भारत में है। इन्होंने एक नई परंपरा शुरू की, डायनामिक मेडिटेशन, जिसका सरल भाषा में मतलब है नृत्य करते हुए भी आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए कुंडली मार के बैठना और उसके बाद ऐसे करके, ये जरूरी नहीं है, वो भी तरीका है, लेकिन ध्यान तो नृत्य करते हुए भी हो सकता है। ये मैंने पिछली बार कहा था ना कि आप दर्शन पढ़ने के बाद डांस नहीं कर पाएंगे, तो ओशो बनेंगे तो नृत्य और दर्शन में संबंध बन पाएगा। किसी और रास्ते पर चलने में वो संबंध आमतौर पे बन नहीं पाता है। ये सब लोग मिला के इनको हम कहेंगे भारतीय दर्शन। हालांकि अधिकांश बात के लोगों का जिक्र भारतीय दर्शन में नहीं आता है, पर मेरे ख्याल से आना चाहिए। कोई ऐसा दार्शनिक आपको लगता हो छूट गया हो तो बताइए, उसको भी जोड़ लेते हैं इसमें। आपको लगे अरे ये तो छूट ही गया, फिर कैसे दर्शन पूरा होगा? आप सोच रहे हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता था, इतने सारे आपने बता दिए, हमें क्या पता। अरे कोई तो दिमाग में आ रहा होगा, बताइए बताइए, कोई दिमाग में आ रहा है तो। हाँ, फीमेल फिलोसोफर का जिक्र, मतलब उसमें मेरी गलती कम है, परंपरा की गलती ज्यादा है कि महिला दार्शनिक नहीं दिख रहे हैं। अगर हम बात करें महिला दार्शनिकों की, तो भारतीय परंपरा में जो उपनिषद काल है, वहां हमें कुछ दार्शनिक महिलाएं, विदुषी महिलाएं नजर आती हैं। और आपने इनमें से 3-4 का नाम सुना होगा। जैसे एक आपने नाम लोपामुद्रा का सुना होगा। लोपामुद्रा वो हैं जो अगस्त्य ऋषि की पत्नी हैं, और इनका ठीक ठाक मतलब उपनिषद में जिक्र आता है। आपने मैत्रेयी का नाम सुना होगा। मैत्रेयी का जिक्र आता है वेदारण्यक उपनिषद में। ये याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी थी और विदुषी थी, और इनके बीच के डिस्कशंस के माध्यम से जो वेदारण्यक उपनिषद है उसमें डेवलपमेंट दिखाई पड़ती है। गार्गी एक विदुषी महिला थी, इनका जिक्र भी वेदारण्यक उपनिषद में दिखाई पड़ता है। एक नाम घोषा नाम की महिला है, उनका जिक्र उपनिषद में दिखता है। दुख की बात है कि भारतीय परंपरा में उपनिषद के बाद से महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है, भूमिका है, वो नहीं के बराबर दिखती है।
पर मैं बताना भूल गया से ज्यादा है कि है ही नहीं, मैं कहां से लेके आऊं। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? मेरे ख्याल से तो इसकी वजह यह है कि महिलाओं की हिस्सेदारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में हर जगह ही कम है, तो यहां भी कम है, विज्ञान में भी कम है, दर्शन में भी कम है, समाज शास्त्र में नहीं है, हर जगह नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, तो यहां भी नहीं है। और इसकी वजह ग्लास सीलिंग है, शीशे की दीवार जो दिखती नहीं पर होती है। तो क्योंकि उनको आमतौर पर घर के कामों में ही सीमित रखा गया, तो उनको बहुत स्कोप मिला नहीं, और गैप इतना बड़ा है कि उस गैप को भरना आसान काम है नहीं। अब उम्मीद कीजिए कि अब नए जो दर्शन उभरेंगे पश्चिम में, जैसे फेमिनिज्म और कई दर्शन उभरे हैं, उनमें महिलाओं की भूमिका अच्छी खासी है, लेकिन पश्चिम में भी कुल मिला की हालत ऐसी ही है। दुनिया के इतिहास में सबसे पहली दार्शनिक महिलाएं भारत में ही दिखेंगी आपको, यही महिलाएं हैं। इसकी वजह है कि पश्चिम का दर्शन शुरू 6th सेंचुरी बीसी में हुआ है, ये उससे पहले हो गई है, तो सीधी सी बात है कि पहले तो यही दिखेंगे। लेकिन हाँ, कम है भारत में दर्शन में महिलाओं की भूमिका, हिस्सेदारी भी कम है। साहित्य हम पढ़ते हैं, साहित्य में भी कम ही है। एक मीराबाई हमें दिखती है मध्यकाल में, बाकी आधुनिक काल में महादेवी दिखती है। आधुनिक काल में फिर भी आपको 8-10 नाम दिख जाएंगे, लेकिन उसके पहले केवल एक नाम, मीराबाई। तो ये है, दुखद है पर है ऐसा ही। ठीक है, कोई और आपको लगता हो कि दार्शनिक छूट रहा है? जी सर, जैसे आर्य समाज को जो संस्थापक, हाँ, उन्होंने एक स्लोगन दिया कि वेदों की ओर लो। हाँ, तो उस समय पे तो चल रहा था कि नियो वेदांत का चल रहा, तो उन्होंने मुझे वेदों की ओर लौटो, इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं कि नेशनलिज्म और इक्वालिटी? नेशनलिज्म उनके यहाँ है, ये कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो कहा, इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं नेशनलिज्म और सोशल इक्वालिटी से? अगर आप आर्य समाज की स्थापनाएं देखेंगे, उसके 10 नियम देखेंगे और बाकी स्थापनाएं देखेंगे, तो आर्य समाज एक तो तर्क पर बहुत बल देता है, तार्किक बहस पर। आर्य समाज जाति व्यवस्था को पूरी तरह खारिज करता है, और जाति व्यवस्था खारिज होने का मतलब ही है कि आपने इक्वालिटी पर बात कर दी है। आर्य समाज में जेंडर इक्वालिटी पर ठीक ठाक स्ट्रेस है। लड़कियों की शिक्षा को लेकर आर्य समाज काफी प्रोग्रेसिव स्टेप ले चुका है, लेता रहा है। इसलिए ऐसे कई पैरामीटर्स आपको देखेंगे जहां उनका सोशल प्रोग्रेसिवनेस प्लस नेशनलिज्म। पर यह है कि उस समय के नेशनलिज्म और नियो हिंदुइज्म, नियो वेदांत में यह था कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की बात रहती थी। तो आर्य समाज में भी है, क्रिश्चियनिटी से, इस्लाम से गैप है। हाँ, जो डीएवी की परंपरा है, दयानंद एंग्लो वैदिक, वो वही है कि हम अंग्रेजी की परंपरा भी लेंगे, वैदिक भी लेंगे, और पढ़ाई लिखाई में ज्यादा डेवलपमेंट्स करेंगे, आप कह सकते हैं। एक मोटी मोटी बात मान के चलते हैं कि पूरा भारतीय दर्शन का डेवलपमेंट हमने समझा। अब एक छोटा सा पक्ष ये समझते हैं कि अगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस में मतलब कई हजार साल के प्रोसेस में अगर आपको कॉमन ट्रेंड्स देखने हो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आमतौर पर भारतीय दर्शन में आपको दिख जाती हैं? वो कॉमन ट्रेंड्स क्या हैं, और क्या वो कॉमन ट्रेंड्स केवल भारत में ही दिखते हैं या भारत के बाहर के दर्शन में भी उनका जिक्र कहीं कहीं दिख जाता है? तो 5-6 शब्द उनका मोटा मोटा मतलब समझ लीजिए, फिर जब कोई दर्शन पढ़ेंगे उस पर ठीक से विस्तार में बात करेंगे कि उसकी क्या वैल्यू होती है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, थियरी ऑफ कर्मा, जिसको हम बोलते हैं कर्म सिद्धांत। सुना है आप लोगों ने कर्म सिद्धांत क्या होता है? कर्म सिद्धांत का सिंपल सा मतलब क्या है कि आप जो करेंगे वो आपके साथ होगा। अभी जो हो रहा है वो भी किसी किए हुए के बदले ही हो रहा है, और कल को जो होगा वो आज जो कर रहे हैं उसके बदले होगा। इसको बोलते हैं कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत की धारणा हमारे उपनिषदों से आनी शुरू हो गई है, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पूरे भारत के 9 दर्शनों में एक को केवल छोड़ दें, और जब जब मैं बोलूं एक को छोड़ दें तो वो एक कौन सा छूटेगा? चार्वाक। चार्वाक को छोड़ दीजिए, बाकी 8 दर्शन, यहां तक कि बौद्ध भी, जैन भी, जो नास्तिक दर्शन है वो भी, सिख धर्म भी पूरी तरह से कर्म सिद्धांत को मानते हैं। और कर्म सिद्धांत का एक बेसिक मतलब ये है कि जो हमारे कर्म होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उनको 3 में डिवाइड करते हैं, शायद आपने नाम सुना हो। एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म, और एक होता है संचीयमान। ये 3 तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं कर्मों का। इसका मतलब क्या है? समझ लीजिए कि कर्म हमारे इकट्ठे होते जा रहे हैं, कर्मों का फल मिलने का एक फेज आता है।
एक ग्रुप ऑफ कर्म एक साथ उनका फल मिलना शुरू होता है। प्रारब्ध कर्म वो हैं जिनका फल मिल रहा है एट प्रेजेंट। तो अभी की आपकी जिंदगी कैसी चल रही है ये आपके प्रारब्ध से तय होता है। इसलिए आपने कहीं कहीं सुना होगा बड़े बूढ़ों से कि प्रारब्ध ही ठीक नहीं है तो क्या करें। तो प्रारब्ध का मतलब हमारे वो कर्म जिनका फल अभी इस समय मिल रहा है। संचित वो हैं जो संचित हैं, कलेक्टेड हैं, पर अभी फल मिलना शुरू नहीं हुआ है, येट टू स्टार्ट। यानी आज से 5 साल के बाद आपके साथ जो होने वाला है वो कौन से कर्मों से तय होगा? संचित। संचित कौन से? जो आमतौर पर पिछले जन्म में किए होंगे या इस जन्म की शुरुआत में किए होंगे, लेकिन अभी फल मिलना शुरू नहीं हुआ है उसका, वो भी संचित हैं। जिनका शुरू हो गया वो प्रारब्ध हैं, और प्रारब्ध आज से 5 साल पहले क्या थे? संचित थे, अब वो प्रारब्ध हो गए हैं। और जो कर्म अभी आप कर रहे हैं, इस जीवन में कर रहे हैं, जिनका फल बाद में मिलेगा, तो ये प्रेजेंट कर्म है। अभी जो आप कर्म कर रहे हैं, जैसे भी क्लास में बैठ के सो रहे हैं, तो इसका फल कब मिलेगा? बाद में मिलेगा। अगले जन्म में आप टीचर बनेंगे, मैं स्टूडेंट, फिर मैं सोऊंगा क्लास में बैठ के और आपको पढ़ाते हुए तनाव होगा कि ये सो क्यों रहा है। हर चीज का हिसाब होना है, ध्यान रखिए, हर चीज का हिसाब होना है। तो ध्यान रखना है जो आप कर रहे हैं ना, उसका हिसाब बराबर होकर रहेगा। और कर्म सिद्धांत के 2 नियम माने जाते हैं। एक होता है कृत प्रणाश, ऐसा नहीं हो सकता, यानी जो किया है उसका नाश नहीं हो सकता जब तक फल ना मिले। आपका किया हुआ कर्म आपको फल दिए बिना नष्ट हो नहीं सकता, इसको बोलते हैं कृत प्रणाश। और एक होता है अकृतम उपगम, जिसका मतलब है कि जो आपने किया नहीं उसका फल आपके पास आ नहीं सकता। तो ध्यान रखना है। कई लोग कोशिश करते हैं कि ट्रांसफर सिस्टम अगर शुरू हो जाए, डेबिट क्रेडिट जैसे, मैंने 10 अच्छे कर्म किए, आपने मान लीजिए 20 अच्छे कर्म किए, मेरे थोड़े कम पड़ रहे हैं, मैंने आपसे उधार ले लिए 5, और अकाउंटिंग में आप अपना पासवर्ड डाला, आपने कहा मेरे 5 अच्छे कर्म यहां शिफ्ट कर दो भाई, और मेरा बैलेंस भी ठीक हो गया, साथ साथ मोक्ष मिल गया हम दोनों को। पर हिंदू धर्म में इसका स्कोप नहीं है। बौद्ध धर्म में है, महायान परंपरा में एक कंसेप्ट है बोधिसत्व। आपने सुना है बोधिसत्व? बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। बोधिसत्व के कंसेप्ट में महायान बुद्धिज्म मानता है परिवर्त एक कंसेप्ट है। परिवर्त का मतलब है अपने अच्छे कर्मों को दूसरों पे शिफ्ट कर देना। हिंदू धर्म में तो नहीं है, तो झेल भुगतना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो 2 नियम हैं, इसका भाव आप समझ गए कि जो किया है वो नष्ट नहीं होगा, नहीं किया है आएगा नहीं। एक मिनट, एक बात और बताऊं, क्रिश्चियनिटी में ऐसा एक सिस्टम है, ईसा मसीह जो है वो ईश्वर के पुत्र माने जाते हैं। ध्यान रखना, ईसा मसीह ईश्वर नहीं है, वो गॉड के बेटे हैं। एक ट्रिनिटी शब्द सुना हुआ आपने, ट्रिनिटी कॉलेज का नाम सुना होगा ना? ट्रिनिटी क्या है क्रिश्चियनिटी में? समझ 3 चीजों का ग्रुप, गॉड द फादर, गॉड द सन। तो गॉड द सन कौन है? जीसस क्राइस्ट है, और द होली स्पिरिट। ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि मनुष्य पापी है। क्यों पापी है उसकी कहानी भी समझेंगे कभी। वो इसलिए पृथ्वी पर आए, भाई देखिए ईसा मसीह अगर ईश्वर के पुत्र हैं और कुछ लोगों ने उनको क्रूसीफाई कर दिया, सलीब पे टांग दिया। ईश्वर के पुत्र को सलीब पे लोग टांग देंगे गली मोहल्ले, कितना आसान काम है क्या? अगर ईश्वर चाहेगा तो एक झापड़ मारेगा, उन सबको गिर जाएंगे नीचे, तब भी टांग दिया। इसकी वजह है कि ईसा मसीह जानबूझ के यही चाह रहे थे, ऐसा ईसाई लोग मानते हैं। क्यों चाह रहे थे? इसका संबंध कर्म सिद्धांत से बनेगा। इसलिए चाह रहे थे कि सारे मनुष्यों के पाप मैं अपने ऊपर लेकर अपनी बलि दे दूं। अगर ये कंसेप्ट मान ले क्रिश्चियनिटी का, इसका मतलब क्या हुआ कि कर्मों का हिसाब दायमा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो कुछ दर्शनों में, कुछ धर्मों में ऐसी धारणा है, महायान बुद्धिज्म में है, क्रिश्चियनिटी में है, हिंदुइज्म में नहीं है, और इसका मतलब हिसाब बराबर होकर रहेगा। ध्यान रखना भाई। और जैसे कि मैंने कहा ना, आप क्लास में सो रहे हैं तो उसका हिसाब भी बराबर होगा, जरूर होगा, सीधी सी बात है। मिडिल पाथ का सबसे अच्छा एग्जांपल ओशो रजनीश ने दिया एक बार बुद्ध को समझाने के लिए। आई एम नॉट श्योर दिस इज एग्जैक्टली ट्रू और नॉट, बट आई हैव रेड दिस इन ए स्पीच ऑफ ओशो रजनीश। उससे वो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर आप चारवाक से पूछें कि चारवाक जी ये बताओ कि कल रास्ते में मैं जा रहा था, एक बहुत ही मजबूत सा कुत्ता आ रहा था, उसको देख के मेरे मुंह में पानी आने लगा, तो इज इट एथिकल टू ईट द कुत्ता?
दौड़ मरना। चार वाक्य कहेंगे, अरे मूर्ख कल को छोड़ दिया, वही निपटाना था। वरमध्य कपोत है न शो मयूर है, आज जो कबूतर मिला है उसको कुकर कर दो, वरमध्य कुकर न शो मयूर। आज जो कुत्ता मिला है वो खाओ, कल मोर मिलेगा मोर खाएंगे। इतना सोचना नहीं है, जब ठीक लगे वही सब्जी बनाओ खाओ, टेंशन मत लो ज्यादा। ये एक रास्ता है। अब वो आदमी बोला था मैं शाम को एक बार जैन मठ में जाके उनसे पूछ लेता हूं। तो जैन मठ में गया, उसने कहा कि हुजूर कल एक कुत्ता मुझे दिखा, मेरे मुंह में पानी आ गया, क्या मैं खा सकता हूं? तो साधु उसको उसी भाव से देखेगा जो उसको दिखा था, कहेगा तुम भी वैसे ही लग रहे हो, इतनी नीचतापूर्ण बात करते हो। अरे कंट्रोल करो, तुम मनुष्य हो, जानवर नहीं हो। तो बेचारा शर्म के मारे अब उसके मुंह पानी आना बंद हो जाएगा उससे। तो कहेगा अच्छा क्या खाऊं? बोलेंगे पानी उबाल के पीना है, पालक उबालो उसका पानी पियो, डिनर यही है। नाश्ते में घी है, लौकी, कद्दू, बस। और दोपहर में गाजर मूली, बस हो गया। फिर ये कह रहे चुपके से कब तक जीना है? इसका तो मन करा मरी जाऊं उसके बाद। ये जीना में कोई जीना है लुल्लू, उसके मन में ये आ रहा है। फिर ये बोला एक तीसरा आजकल नाम काफी चल रहा है बुद्ध का, उससे मिलके आते हैं, BUDDHA, बुद्ध। तो हो गया बुद्ध के पास। तो उसने कहा देखो जी ऐसा है, मेरे मुंह में आता है पानी, चार बार कह रहे कि तुरंत खा लो, और वो कह रहे कभी नहीं खाना, बहुत बड़ा पाप है। आप क्या कहते हैं? और मुझे आज ही डिसाइड करना है कौन से रास्ते पे चलना है। मैं वही वाला मठ ज्वाइन कर लूंगा आज शाम तक। आई हैव टू डिसाइड बाय द एंड ऑफ डे। बुद्ध ने काफी सोचा। बुद्ध ने कहा बहुत इजी कर दूंगा तो चारवाक और रम्य अंतर नहीं बचेगा, बहुत मुश्किल कर दूंगा तो जैन और रम्य अंतर नहीं बचेगा, और मुश्किल में आएंगे भी नहीं लोग। बुद्ध ने ध्यान, बुद्ध का IQ लेवल बड़ा हाई था, मैं कहता 250-300 से कम नहीं रहा होगा। बुद्ध ने सोचा, फिर मुस्कुरा के बोले कुत्ते को मारो मत, मतलब पशु को मारो मत, मरा हुआ मेरे तो खा लो। क्या बात है, मारो मत, मरा है तो खा लो। खवायर क्या बात है, हत्या नहीं करनी है, नॉर्मल डेथ हो गई तो खा लो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जब कोई मरी गया तो उसके बाद थोड़ा ना उसकी अंत्येष्टि संस्कार करना है, तो खा लो। और ओशो ने बताया कि इसीलिए कई बुद्धिस्ट कंट्रीज में अगर आप जाएं, मैं तो गया नहीं किसी बुद्धिस्ट कंट्री में, सो आई डोंट हैव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, बट ही साइट्स अबाउट जापान, कि जापान अगर जाएंगे तो वहां कुछ रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखा हुआ मिलेगा, यहां नेचुरली डेथ के बाद जो एनिमल्स है उनका मांस मिलता है। तो ये उस थॉट से आ रहा है। हालांकि लोग तो, भारत क्या है जुगाड़ प्रधान देश है, तो लोगों ने क्या कहा, देखा ऐसा मुझे खाना है, तो मैं ढूंढ के मर गया, मेरा वो नहीं मिल रहा मुझे। तो एक काम कर, तू मार, मैं थोड़ी देर में घूमता हुआ आऊंगा, सामने पड़ा होगा, मैं बोलूंगा अरे ये मरा हुआ है, और मैं काट दूंगा। और कल तुझे खाना है, आज मंगलवार तो खाएगा नहीं, कल बुधवार तो खाएगा, तो कल मैं ऐसे ही करूंगा, तू आ रहा होगा तेरे आने से पहले मार के रख दूंगा, और तुझे बोलियो अरे तो मरा हुआ है, और फिर खा लेना। तो भारत के लोगों को सिद्धांत देने का मतलब ऐसी तैसी करवा लेना उसकी। और लोगों ने ऐसे तरीके निकाले। बट आई होप यू अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल व्हाट इज मध्यम मार्ग, व्हाट इज थियरी ऑफ मिडिल पाथ, एंड यू कैन कंपेयर दिस थियरी विद द थियरी ऑफ एरिस्टोटल। हम एरिस्टोटल को पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एरिस्टोटल हैज आल्सो गिवन द सेम प्रिंसिपल विद द नेम ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन। क्योंकि आप कई इंटरव्यूज में जिक्र करते हैं, बट सिर्फ टच होता है वो टॉपिक। मैं एक ओशो फॉलोअर हूँ, ओशो सन्यासी हूँ इनफैक्ट मैं। अच्छा। हाँ, मैंने ओशो सन्यास लिया हुआ है, मेरी माँ भी। ओशो का आपने जिक्र किया, तो वो आपकी जिंदगी में कब और कैसे आए? तब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, 17 साल का था, और ये बात है 1990 की। 1990 में ही ओशो की मृत्यु हुई थी। मृत्यु शब्द आपको छुप तो नहीं रखा? नहीं, मैं हम लोग उसमें हाँ। ओशो ने शरीर छोड़ा था, शरीर छोड़ा है ना। तो उस समय बहुत ज्यादा लाइमलाइट में वो थे। 17 साल के बच्चे के मन में जिज्ञासाएं वैसे भी ज्यादा होती हैं, ऊपर से जब सुन ले कि वो सेक्स गुरु टाइप के आदमी थे तो जिज्ञासाएं बढ़ भी जाती हैं। तो हुआ ये कि मैं एक यात्रा पे मध्य प्रदेश गया हुआ था, शायद ये 1-2 साल बाद की बात है, 18-19 की उम्र की बात है। भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट था, उसमें सिलेक्शन हुआ था।
तब छत्तीसगढ़ बना नहीं था। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे जनजातियों के इलाकों में जो पानी की सप्लाई हो रही थी, राजीव गांधी पेयजल मिशन था, उसको ऑडिट करना था कि वो सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय से कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, मेरा भी हो गया था, मैं उसमें गया था। तो वहां मैं 1 महीना रहा मध्य प्रदेश में, जो आजकल छत्तीसगढ़ है। तो इन सब में क्या था कि हमें गेस्ट हाउस मिलता था और हम पूरा दिन जंगलों में, आदिवासी इलाकों में जाके उन आदिवासियों से बात करते थे, मिलते थे, समझते थे कि जो वायदा था पानी को लेके हुआ कि नहीं पूरा। अब शाम को 7-8 बजे फ्री होते थे, सुबह 8-9 बजे निकलना है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि टाइम बहुत मिला। तो संयोग से मैं जब आया दिल्ली से, तो ओशो की 2 किताबें मेरे पास थी, लाइब्रेरी में मैंने रख ली थी साथ में। तो उस पूरे 1 महीने में मैंने ओशो को ठीक से पढ़ा। अच्छा। और मेरी पढ़ने में रुचि बहुत ज्यादा रहती नहीं थी, मैंने आपको बताया भी, मेरा उस समय शौक इलेक्शन लड़ने का ज्यादा था। पर मुझे पहली बार जो किताबें पढ़ के लगा कि पढ़ना एक खूबसूरत चीज है, वो ओशो की ही किताबों से लगा। क्योंकि उनकी बातें बहुत रीजनिंग वाली होती हैं, रैशनल होती हैं। तो जिसको बोलते हैं बह जाना, तो मैं बह गया था उनके साथ। मुझे लगा कि इससे परे तो अंतिम सत्य हो ही नहीं सकता। 17 की उम्र में अंतिम सत्य बहुत जल्दी मिलता है, लेकिन बाद में फिर ये भी होता है कि आपको लगता है कि नहीं, कुछ और भी, कुछ और भी, कुछ और भी। तो ओशो को मैं अक्सर ये कहता हूं कि मुझे एक नॉन सीरियस, नॉन एकेडमिक व्यक्ति से एकेडमिक क्यूरियोसिटी वाला व्यक्ति बनाने में जो टर्निंग पॉइंट है, वो ओशो है। उसके बाद फिर मैंने सवाल पूछने शुरू कर दिए ओशो को पढ़ने के बाद, हर चीज पे पूछे। तब मैं जहां रहता था वो एक आरएसएस के ग्रुप का एक हॉस्टल था। फिर मुझे वहां भी सवाल दिमाग में आने लगे। मेरे कॉलेज में कई दोस्त लेफ्टिस्ट थे, उनसे भी सवाल पूछने लगा। तो धीरे धीरे मैंने पाया कि कोई विचारधारा ऐसी है नहीं जहां टिका जा सके। सबसे अच्छी बातें लेते रहो, किसी से जंजीर बांधने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, उसके बाद मैंने फिलोसफी में लगभग सारे थिंकर्स को पढ़ा, भारत में, पश्चिम में भी, सोशियोलॉजी को पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा। तो जैसे जैसे आप बहुत लोगों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपका चीजें और समृद्ध होती हैं, दिमाग खुलता जाता है। तो अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं ओशो का फॉलोवर हूं या सिर्फ ओशो ने मुझे बनाया है, लेकिन पहला स्थान उन्हीं का रहा है और अभी भी ठीक ठाक है। और उनके कई थॉट्स मुझे प्रभावित करते हैं आज भी। मेडिटेशंस नहीं किए गए? मेडिटेशन मैंने अब शुरू किए है कुछ करना, पहले मैं कभी नहीं कर पाया था, कोशिश की तो भी नहीं हुआ था। अभी 1-2 महीने से मैंने आजकल ध्यान प्राणायाम करना शुरू किया है। अच्छा। और मैं लगभग रोज 30-40 गुरु का, मतलब किसी का? हाँ, एक हमारी टीचर हैं जो घर पे आती हैं, वो घर के सब मेंबर्स के लिए है। अच्छा। तो मैं लगभग नियम से प्राणायाम तो आजकल रोज करता हूँ। अच्छा। ध्यान के बिंदु तक एग्जैक्टली नहीं पहुंचा हूं, लेकिन कभी कभी रियलाइज होता है कि हाँ, मैं उसके आसपास पहुंच रहा हूँ। अच्छा। और मेरी इच्छाओं में से, मतलब विश लिस्ट में एक तो है कि मैं विपस्सना करूं। 2-3 साल से सोच रहा हूं, कर नहीं पाया हूं। ओशो का जो ध्यान है वो बहुत ही रोचक है। मैंने एक बार, डायनामिक ज्यादा है, डायनामिक है ना। एक बार श्री रविशंकर जी वाला जो है द आर्ट ऑफ लिविंग, मैंने बहुत पहले 20 साल पहले वो कोर्स किया था, 7 दिन का, सोहम वाला जो सुदर्शन क्रिया होती है। तो मेरे आसपास सब लोगों का मेडिटेशन बढ़िया से हो गया था, मेरा नहीं हो पाया था क्योंकि मैं दिमाग बहुत चला रहा था। जब दिमाग बहुत चलाते हैं फिर वो मतलब सहज हो ही नहीं पाते, तो मुझसे नहीं हो पाया था। अब मुझे लगता है कि मैं उस भाव भूमि पर हूं कि शायद मैं ध्यान कर पाऊंगा। तो ओशो का डायनामिक मेडिटेशन जो है, मुझे लगता है कि जैसे रविशंकर जी का है, तो वो बहुत इजी है किसी नए आदमी के लिए, क्योंकि म्यूजिक के रिदम पे हो जाता है। सारा खेल इस बात का है कि आपका पूरा ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए। अब किसी को ये कहना कि इस चीज को देखो, तो वो बहुत आसान नहीं होता है। रिदम पे फोकस करना आसान है, तो सोहम की साउंड की स्पीड और आवृत्ति बढ़ने से ध्यान लगाना, आपने देखा सोहम एक बार किया है इनफैक्ट। तो उसमें क्या होता है, कभी धीरे बोलेंगे, कभी तेज बोलेंगे, इतना तेज रिपीट करेंगे, स्लो रिपीट करेंगे। उससे होता ये कि आप उसी में खो जाते हैं कि धीरे है कि तेज है, तो ध्यान फोकस हो गया आपका।
ओशो का तो मुझे लगता है कि ज्यादा प्रैक्टिकल है, हालांकि मैंने किया नहीं। ओशो का लगता है बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि डायनामिक मेडिटेशन मैंने पढ़ा है उसके बारे में। उसमें जो रेचन होता है ना सुबह पूरा निकाल दो, अब जो उसका सेकंड पार्ट शायद वो होता है मेरे ख्याल में, भयानक होता है वो, क्योंकि बहुत तेज सांस लेने से क्या होता है कि एक तो दिमाग बैठने लगता है, जो कैथारसिस या विरेचन या रेचन कहेंगे उसमें मेरे ख्याल से चिल्लाने वाला होता है कि चीखो चिल्लाओ। कुशन्स रहते हैं वहाँ पे कि आपको कुशन को किसी पे गुस्सा है तो फाड़ दीजिए। एक फिल्म आई थी, अच्छा वाइल्ड वेस्ट की, लाइफ इन मेट्रो, उसमें इरफान खान जो नायिका है फिल्म की, उसको एक टंकी की छत पे ले आते हैं और बोलते हैं बहुत जोर से चिल्लाओ, और चिल्लाने से उसको जो कैथारसिस की फीलिंग आती है, तो मेरे ख्याल से ऐसी फीलिंग्स आती होंगी। तो डायनेमिक मेडिटेशन हो या उनका कुंडलिनी वाला हो, मैंने उनको पूरा प्रोसेस पढ़ा है। कुंडलिनी का ये शाम का टाइम होता है, टाइमिंग्स भी है सब। अच्छा। कि डायनेमिक आपको सुबह 5 से 6-7 बजे तक करना है मैक्सिमम। कुंडलिनी नॉर्मली जब कैंप में हम लोग जाते हैं तो ये 4-5 बजे, लंच के 2-3 घंटे बाद कराया जाता है। एक नाद ब्रह्म होता है, वो पता नहीं आपको, नाद ब्रह्म, तो माय गॉड, उसमें आधा घंटा सिर्फ हमिंग जैसे हम लोग करते हैं, और उसके बाद बहुत भ्रामरी की तरह, लेकिन उसमें कान बंद नहीं करने थे। और अगले 2 चरण में हाथ इतने धीरे, तो मैं जब शुरू में गई तो मैंने ऐसे मुझे लगा घुमाना ही है, तो उन्होंने कहा आपका माइंड बहुत ज्यादा ही भाग रहा है, तो उसको इतना स्लो कर देना कि पता ही ना चले कि हाथ मूव कर रहा है। मतलब हाउ स्टेबल, कितना आप स्टिल हो सकते हो, उसकी एक प्रैक्टिस है। पर जो आपने विपश्यना का जिक्र किया ना, वो एक मुझे बात बहुत अच्छी लगती थी कि ओशो कहते थे विपश्यना उस समय शुरू हो चुका होगा, बोले विपश्यना तो सबको शांत कर दिया, अब अंदर तो भरा हुआ है गुस्सा, नफरत किसी के प्रति या दुख, वो बिल्कुल जैसे सोडा बॉटल पे आपने कॉर्क लगा दिया तो बुलबुले तो अंदर रह गए। तो वो हमेशा कहते थे कि विपश्यना करना है तो पहले 21 दिन डायनामिक, ये बात भी ठीक है, जो निकालना है जब निकल जाएगा तब शांत बैठ पाओगे। बट 21 दिन डायनामिक अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फर्क पता चलेगा। जितना मैंने उसका सिस्टम पढ़ा, मुझे लगता है कि वो शायद 2-3 दिन में ही रियलाइज होना शुरू हो जाना चाहिए। हाँ, मेरी मतलब आगे की योजनाओं में मेडिटेशन में सिद्धहस्त होना भी है, क्योंकि मेडिटेशन के फायदे बहुत ज्यादा हैं, मैं जानता हूँ, न्यूरो साइंस सब तो साबित कर चुका है। पहले तो लोग कहते थे, अब पिछले 70 साल में क्या हुआ कि एक अपने ईसीजी जैसे होता है हार्ट के लिए, कैसे ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, जो दिमाग पे बहुत सारे हम लगाते हैं डायोड्स, और उससे हम पकड़ते हैं कि दिमाग के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं वो कैसे कैसे मूव कर रही हैं। सोचना, महसूस करना, ये सब शरीर के हिसाब से इलेक्ट्रिकल फ्लो है, सिर्फ और कुछ नहीं है। उस इलेक्ट्रिकल करंट को पकड़ता है ईईजी। और ऐसे बहुत सारे स्टडीज हुए न्यूरो साइंस में, जब मेडिटेशन करने के समय देखा गया कि हमारा ईईजी या फंक्शनल एमआरआई कैसे काम करता है। अच्छा। और अब ये साबित हो चुका है कि अगर आप मेडिटेशन ध्यान से कर रहे हैं तो आप कॉग्निटिवली भी, इमोटिवली भी, हर तरीके से एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। लेफ्ट और राइट ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर होता है, मेमोरी बेहतर होती है, हर चीज बेहतर होती है, जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं बेहतर होते हैं। तो अब आप उस तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं? मैं बढ़ना चाह रहा हूँ। तो एक बात बताइए, लेकिन आपको ऐसा, आपको देख के एक्चुअली सच बताऊं, ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत मेडिटेटिव पर्सन हैं। ये जैसे हम लोग क्या होता है, हर चीज सोचते हैं ये करना है, अरे कल से मेडिटेशन करना है, अरे टाइम निकल गया, फिर टाइम मैनेजमेंट, अरे आज इस मीटिंग में। मैं कभी भी सोचती हूँ, आपकी जो इंटरव्यूज देख रही थी, अभी आप इतनी देर में इतनी देर एआई पर बोल गए, अभी अगर मैं आपसे हिस्ट्री बोलूंगी, रिजर्वेशन बोलूंगी, सब पर आप बोल जाएंगे। आप 24 घंटे ही आपके पास भी है, 24 घंटे ही मेरे पास भी हैं। आप ऐसा क्या कर रहे हैं, मैं ऐसा क्या नहीं कर पा रही हूँ कि आप मेरे जैसे सारे लोग, दैट यू नो बेटर देन अस एंड यू आर सो काम। आप एक माँ हैं तो सीधी सी बात है कि बच्चे की परवरिश में आपने समय ज्यादा खर्च किया होगा। भारत में जो बाप होते हैं उनकी थोड़ी सुविधा रहती है कि थोड़ा टाइम कम लगता है उनका। फिर अब सपोर्ट सिस्टम ऐसा है परिवार में कि घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर बहुत कम है। ऑफिस में अब इतने लोग हैं, करीब 2000 लोग काम करते हैं हमारी कंपनी में। मैं एमडी हूं, अब मैंने सीईओ का पद छोड़ दिया ताकि बाकी लोग काम करें। पॉलिसी मैटर से मेरी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो मैं जाता हूं ऑफिस में, काम करता हूं, लगातार ध्यान रखता हूं कि सब चीजें ठीक चलें, पर मैं ठीक ठाक फ्री हो सकता हूं अगर चाहूं तो। अच्छा। क्लासेस अब मेरी थोड़ी कम हो गई हैं, एक तो इसलिए कि इतने सेंटर्स में मैनेज नहीं कर सकता हूं, दूसरा मेरे गले की दिक्कत है कि मैं बहुत लंबी क्लासेस में अब थोड़ी दिक्कत होती है, डॉक्टर भी कहते हैं कि मैं कम क्लासेस लूं, तो टाइम मिल जाता है।
पहली बार मैंने अभी एक बड़ा स्मार्ट सा बच्चा है उसको अपना मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव बना लिया है, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग, फॉलो अप और मुझे कब क्या करना है मुझे रोज बताता है कि सर ये जरूरी चीजें हैं, ये बाद में कर सकते हैं। तो मैं उतना ही फिर वो मीटिंग्स अरेंज कर देता है टीम्स पे या जूम पे। सब सेंटर्स के 50 लोग एक साथ मीटिंग में हैं, एजेंडा पहले से है, मीटिंग खत्म होती मिनट्स बन के आ जाते हैं। अब तो मिनट्स भी अपने आप बन जाते हैं, ऐसे बड़ा आपको केवल माइक्रोसॉफ्ट टीम से मीटिंग लेनी है, हाँ। वो खुद ही मिनट्स बना के दे देगा आपको। अच्छा। कुछ नहीं कर रहा है, मिनट्स बन के आएंगे, उसमें लिखा होगा एक्शनेबल आइटम्स कौन से, सब चीजें लिखी होती है। विद द हेल्प ऑफ AI एंड ए लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। और असली बात है, अगर शौक है तो वक्त निकल जाता है। आप सरप्राइज होंगे कि मैं नींद को लेके बहुत पक्का आदमी हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि 8 घंटे रोज सोऊं। 8 नहीं हो पाता, लेकिन 7 घंटे। अर्ली टू बेड है या लेट टू राइज? पहले मैं 3 बजे सोता था रात को, पिछले 25 साल से लगभग 3 से 10, साढ़े 10 में सोता था। अच्छा। 25 साल मैंने ऐसे गुजारे। 3 महीने पहले से मैंने थोड़ा सा चेंज करना शुरू किया। हेल्दी नहीं है ना वाला स्टाइल? शायद ना हो, पर मैं तो हेल्थ ठीक है मेरी। तो हेल्थ मुझे आज तक कोई ऐसा नुकसान लगा नहीं इस चीज से। मैंने तो डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि अगर आप एक निश्चित समय पे सोते हैं, निश्चित पे उठते हैं, तो 7 घंटे सोते हैं तो दिक्कत नहीं है। ठीक। मेरा पूरा शेड्यूल वैसा ही था ना। मैं असल में भारत में रहते हुए लंदन के टाइम से चल रहा था। तो जब मैं उठता था तो लंदन में सुबह 5:30 बजते थे। हाँ, तो मैं सोचता था कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैं वहां पर तो मैं अर्ली टू राइज मान लेता हूँ। तो फिर मेरे से भोजन है तो मैं रात को 9 बजे खा लेता था, 3 बजे सोता था, 6 घंटे गैप मिल जाता था, तो वो दिक्कत भी नहीं आ रही थी। अब मैंने 3 से कर दिया 12 बजे, लेकिन अब धीरे धीरे फिर वापस 1 पे आ गया और फिर मैं 1 बजे सोता हूँ, 8:30, 9 तक उठ जाता हूँ। 2 घंटे मेरा सुबह आजकल फिक्स है। मैं ट्रेडमिल, जिम मतलब स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योग, सूर्य नमस्कार वगैरह, प्राणायाम, ये सब करता हूँ। करीब 2 घंटे आजकल देता हूँ। पूरा अपना फिटनेस पर देता हूँ। अभी शुरू किया 3 महीने पहले, पर 3 महीने हो गए तो मुझे लगता है कि मैं कंटिन्यू कर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जिम इसलिए कि हमारी उम्र में, क्योंकि प्रोटीन एक तो कम मिलता है वेजिटेरियंस को, और भारत के लोग इतने छोटे इसीलिए होते हैं कि प्रोटीन उनके पास है ही बहुत कम। भारत मतलब ऐसे बहुत सारे देशों में। तो हमें आजकल मेरे बेटे ने समझा दिया कि प्रोटीन बहुत जरूरी है, तो प्रोटीन थोड़ा बहुत करते हैं, कोशिश करते हैं। बाकी हमारी उम्र में अगर हम स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान ना दें, मसल्स पे काम ना करें, तो 60-65 होते होते मसल्स और हड्डियां अलग होने लगती हैं। फिर एक बार गिरना है और चीजें खत्म हो जाएंगी। तो अब हमें समझ में आएगा कि चलने से उतना फायदा हमें नहीं है। चलना ठीक है, मैं चलता हूँ करीब 5-6 हज़ार स्टेप्स कम से कम चलता हूँ रोज। ज्यादा ध्यान देना स्ट्रेंथनिंग पे, तो वेट मशीन्स पे या बॉडी वेट पे ही, और फ्लेक्सिबिलिटी, उसके लिए योग है। सूर्य नमस्कार अगर आप ठीक से कर पा रहे हैं तो कितने कर लेते हैं? कितने राउंड? मतलब अभी तो कितने वाला लेवल ही नहीं है। मैं 1 या 2 पे ही अटक जाता हूँ अभी, लेकिन मैं करता हूँ। वो हमें सिखाती है एक टीचर, तो हम धीरे धीरे होने लगा है कुछ कुछ। अब जैसे सीधे बैठ के पैर पकड़ में आ जाता है। अच्छा। अभी नाक तो घुटने पे नहीं लगता, लेकिन हाथ पकड़ में आ जाता है पैर। तो धीरे धीरे 1 आध साल में हो जाएगा, क्योंकि बचपन में मैंने ये सब किया है, जिम्नास्टिक्स किया है, तो मतलब प्रैक्टिस करने से 1 साल में हो जाएगा, ये भरोसा है। करत करत अभ्यास। हाँ। तो बाकी जो मेरा टाइम है, मैं रात को कम से कम 2 घंटे जरूर अपने ऊपर खर्च करता हूँ, जो मेरा मी टाइम है। उस समय जनरली मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। मैं पढ़ता हूँ या AI से कुछ पढ़ लिया, या कुछ कविताओं की किताब मिल गई, अच्छी कविताएं ढूंढ ली, कोई बढ़िया शेर व शायरी मिली, वो नोट्स बनाता हूँ। मैं अपने फोन में हजारों नोट्स हैं। कोई फिल्म की स्क्रिप्ट दिमाग में, तो मैंने एक नोट बना रखे फिल्मों के लिए, कम से कम 1000 से ऊपर मैंने उसमें पॉइंट्स नोट किए हुए कि किसी फिल्म में क्या क्या थीम्स आ सकती हैं, क्या सीन हो। फिल्म बनानी है ना? हाँ, फिल्म शायद मैं बनाऊंगा कभी, अगर सब ठीक रहा तो ये सब करता हूँ। ये भी फोन मेरी बड़ी हेल्प करता है। वो आपका मी टाइम कब है? जनरली मान के चलिए कि रात को 11 से 1 सोने से पहले का 2 घंटा आपका है। उसमें ही पूरा अध्ययन या लेखन? अध्ययन ऑफिस में भी। ऑफिस में जब काम नहीं होता मैं कुछ पढ़ रहा होता हूँ। अगर एक फाइल आई, साइन करने के लिए देखा, साइन किया। अब अगली फाइल जब आएगी, अगर 1 घंटा बीच में है, तो वो 1 घंटा अध्ययन का है। बस अध्ययन अब से फर्क हो गया, उसका माध्यम बदल गया, वो किताब से, वो फोन से मेरा सारा काम AI हो गया, AI से सारा हो जाता है। और ये जो मैं आप मेरे जैसे लोगों के लिए जो एक कुछ मंत्र दीजिए कि हम जो इतने हाइपर हुए रहते हैं कि कोई काम हुआ नहीं, जब तक काम हो नहीं जाता फिर वो ठीक हो जाए, वो इतना स्ट्रेस जो लिए रहते हैं। आप स्ट्रेस लेते नहीं है, या आप अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं कि आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं?
पता नहीं, शायद एक्टिंग ही होगी। मतलब स्ट्रेस आप भी लेते हैं? देखिए, अगर मैं मशीन से जाऊं, मैंने एक ये इंस्ट्रूमेंट यूज करना शुरू किया 3 महीने पहले। ये वो कोई रिंग है ना? ये रिंग है, स्मार्ट रिंग है, जो हार्ट बीट्स को और बीपी तो शायद नहीं, हार्ट बीट्स को और स्ट्रेस के लेवल को और नींद को स्टडी करती है। मेरे फोन से कनेक्टेड है, तो आजकल मैं रोज सुबह देख पाता हूँ कि मेरे नींद का लेवल अगर वो 85% से ऊपर है तो वो एक्सीलेंट है। तो जनरली मेरा 30 में से 20 दिन प्लस एक्सीलेंट में रहता है। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो मैं कई बार स्ट्रेस में रहता हूँ। दिन भर के 24 घंटे में शायद 15 से 20% टाइम स्ट्रेस का होता है। पर अच्छी बात है कि मेरा 60 से 70% टाइम रिलैक्स वाला है, जिसमें कोई स्ट्रेस मुझे नहीं होता। मेरा शायद उल्टा होगा, हो सकता, सबकी नेचर अलग अलग है। फिजिकल बायोमार्कर्स भी होते हैं, जैसे किसी को बीपी की दिक्कत होगी तो स्ट्रेस में ज्यादा रहता ही है, मुझे वो सब नहीं है। बाकी मेरी नेचर ऐसी है कि मुझे स्ट्रेस ज्यादा होता नहीं है, होता है बहुत कम होता है। और उसकी एक वजह जो मुझे लगता है, फिलॉसफी साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते एक बात समझ में आ रही है कि जब भी किसी से नाराजगी हो, एक बार खुद को उसकी जगह रख के देख लो। क्या बात है। और जैसे ही आप रख के देखेंगे, आप पाएंगे झगड़ा खत्म हो जाता है। अधिकांश झगड़े इसीलिए है कि हम उसका पक्ष नहीं समझ रहे, वो हमारा नहीं समझ रहा। जबकि हर युद्ध में दोनों ठीक होते हैं और दोनों नुकसान में रहते हैं लड़ने के बाद। तो अगर आप एक बार थोड़ा सा अपने आप से हटके उसका पक्ष समझ लें तो बहुत आसान हो जाता है। जिसको आप नाराज समझ रहे हैं, क्या पता वो डरा हुआ हो, क्या पता वो अपने जीवन में परेशान चल रहा हो। परेशान तो होगा ही। एक बड़ा प्रसिद्ध कहावत है, एक बेटा परेशान था कि मेरा बाप टेढ़ा क्यों चलता है। बड़ा नाराज रहता था कि मुझे शर्म आती है आपके साथ चलने में, आप सीधे नहीं चलते हो। तो एक दिन माँ ने कहा कि बेटा एक काम करो, पापा के जूते हैं वो पहन के जाओ। बच्चे को नए जूते खरीदने थे, तो माँ ने कहा बेटा एक काम करो, पापा के जूते पहन के एक बार देखो, चल के देखो कैसा लगता है। जूते पहने और उसको समझ में आ गया कि पापा के जूते में कील गड़ती है पैर में, इसे टेढ़े चलते हैं। और कील गड़ती इसलिए कि नए जूते मैं लूंगा तो फिर बेटे को नहीं मिलेंगे। तो वो जो कहावत है कि पुट योर फीट इन द शूज ऑफ अदर्स, तो ये तो बहुत गहरी कल्पना नहीं है, लेकिन बड़ी सतही सी बात है कि जूते में अगर कील गड़ रही है तो तभी समझ में आएगा जब आप उस जूते में पैर रखेंगे अपना। कितनी कीलें होंगी उसमें? हर किसी की जिंदगी में ऐसा है। और मेरा तो बड़ा सरल सा मानना है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ तो मजबूरी सबके साथ होती है, तो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता। और मेरे ऑफिस में, मतलब मैं बॉस हूं कहने के लिए 2000 लोगों का, मुझे याद नहीं है कि मैंने पिछले 10-20 साल में एक इंसिडेंट याद आ रहा है आज से 1 महीने पहले का कि मैंने एक स्टाफ को डांटा था। मुझे डांटने की जरूरत नहीं पड़ती कभी, मतलब मेरा खौफ ठीक ठाक है उसके बाद भी, मैं डांटता नहीं हूं। जैसे हमारे सैलरी 7 तारीख को सबको मिलनी जरूरी है, हमारा उसूल है कि 7 का 8 नहीं होना चाहिए, 6 बेशक हो जाए अगर संडे आ रहा है तो। 6 महीने पहले ऐसा हो, गलती से 8 तारीख हो गई। गलती बैंक की थी, हमारी नहीं थी। हमने सर्वर को भेज दिया बैंक को, उनके सर्वर में कोई इशू आ गया, स्टाफ परेशान कि पहली बार ऐसा हुआ है। मुझे ये परेशानी है कि स्टाफ के लोग क्या सोच रहे होंगे कि यार बताओ पूरा महीना काम किया, सैलरी नहीं मिल रही। तो फिर मैंने अपने फाइनेंस टीम के सब मेंबर्स को बुलाया, सीनियर्स को। आचार्य रजनीश, ये पूना में आश्रम है, उसको भी बहुत लोग गाली देते, बहुत। आचार्य रजनीश, ये पूना में आश्रम है, उसको भी बहुत लोग गाली देते, बहुत। गाली कभी किसी को मत देना। तुम किसी को नहीं मानते वो एक अलग बात है, पर किसी को गाली मत देना, क्योंकि सीखना एक ऐसी कला है जो तुम किसी से भी सीख सकते हो। कि मेरे माँ बाप भगवान है, बाकी सबके कमीने हैं, गलत बात है, इट्स वेरी बैड। उसके पास 100 रोल्स रॉयस थी,
बार एक भाई साहब उसके पास गए, कहीं ना आप अपनी सारी रोल्स रॉयस बेच दें तो सबकी गरीबी दूर हो जाए, कुछ गरीबों की मदद हो जाएगी। उसने कहा चलो मैं बेच देता हूं, सारा पैसा जितना है कैलकुलेट कर लेता हूं, और 1 अरब पॉपुलेशन है इस देश की, तो तुम्हारा कितना हिस्सा आएगा? 5 पैसा लोगे? मेरे रोल्स रॉयस बेचने से गरीबी होगी? अरे कायदे से पढ़ाओ, कायदे। कुछ लोग कहते नहीं है कि अगर हर अमीर आदमी अपना पैसा बांट दे, काहे बांट दे? क्यों बांट दे? क्यों बांट दे? मेहनत किया है, कमाया है, बलिदान। अभी तुम आईएएस की तैयारी करो, कितना सेक्रीफाइस करोगे अभी 1-2 साल? अब कह रहे आईएएस बन गया, घमंडी है, ड्राइवर से बदतमीजी से बात करते हैं। बदतमीजी थोड़ी प्रोटोकॉल है वो। मरे हैं, मरे हैं, तू भी मर जा, तू भी भगवान देख ले, तुझे भी प्रोटोकॉल लोग फॉलो करेंगे। हाँ, लेकिन अब ये नहीं कि आईपीएस है तो किसी को सड़क पे बुला के तमाचा मार दे, वो गलत, वो तो मतलब दूसरी चीज है। ये जो ये प्रमाद, मंदिर जा रहे हैं पता ही नहीं क्यों जा रहे, मस्जिद जा रहे हैं पता ही नहीं। कॉन्शियस हो जाओ, देखो एकदम इसको खोलना, ये खोलना शुरू करो, इसको दिमाग को कोरिलेट करो, कनेक्ट करो। तो एक दिन में नहीं होगा, ये तो पक्का है, वो नहीं होगा। धीरे 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 तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा पिछले 2-3 दिन पहले, मुझे नहीं पता कि तुम आईएएस बनोगे कि नहीं बनोगे। मैंने जब से आया हूं तब से मैंने कहा कि मैं तुम्हें आईएएस बनाने आया हूं, मतलब ही नहीं। मतलब ही नहीं। अब ये पंजाब में थे, ये वाजिराम में इन्होंने कोचिंग की, फिर इन्होंने मेरे साथ आए दिल्ली में, वहां पे पढ़े, एग्जाम लिखा, मेंस लिखा, फिर इन्होंने मुझसे कहा सर क्या करें। मैंने कहा यार पुणे आ जाओ, तो यहां आ गई है, आप लोगों को पढ़ाया, 1 साल रहे, इस बार मालिक ने चाहे इनका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन इनके साथ कई लोग थे जिनसे मैंने कहा था आ जाओ, वो नहीं आए। सर अपने चक्कर में नहीं आए। लेकिन मैं जब इनसे पूछता हूं कुछ फायदा हुआ, तो बहुत फायदा हुआ, बस ठीक है। उठो, कब तक सोओगे यार? चारों तरफ सब कुछ जल रहा है, सत्ता का नशा करो, सत्ता का। डिपेंडेंसी, ये इंद्रिय विषय संयोग आपको बाहर निर्भर कर देते हैं। अब पूंजीवाद को ये गेम समझ में आ गया। ये डायग्राम देख लीजिए, इसी पर आचार्य रजनीश ने कहानी सुनाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आपको सुनाता हूं, बहुत प्यारी। उन्होंने कहा, बड़ी प्यारी, कुछ 2-3 कहानियां हैं जिन्होंने मेरे जीवन के बदलाव में बड़ी अहम भूमिका निभाई। उसमें से कहानी ये है, मैं आपको सुनाता हूं, शायद आप उस कहानी का मर्म पकड़ पाए। और ये डायग्राम तो 1000 करोड़ रुपए का है, 1 लाख करोड़। आज ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आपका जीवन बदल जाएगा। बाहर जितनी चीजें हैं वो क्षणिक हैं, फॉर अ टाइम भी सीमित है, लिमिटेड है। एक समय आएगा जब ये इंद्रियां कमजोर पड़ जाएंगी। एक 90 साल का जर्जर शरीर का आदमी कहां इत्र लगाएगा? माया है, झूठा एहसास दिलाती है आनंद का, इनमें आनंद है ही नहीं, और सुख दुख का कारण है। शुरुआत में सुख, अंत में दुख, और इसी साइकिल में आदमी नाचता रहता। तो कहानी यह है कि कुत्ते को एक हड्डी मिल गई, 6-7 महीना पुरानी हड्डी कहीं सड़क पे पड़ी थी, उसको मिल गई। अब जब हड्डी मिल गई तो उसने चूसना शुरू किया। अब हड्डी में तो कुछ था नहीं, 7 महीना पुरानी हड्डी, उसने चूसना शुरू किया। 10-15 मिनट चूसता रहा और फिर चूसता ही रहा। हड्डी में कुछ नहीं है। उस हड्डी को चूसने से, चूंकि वो कठोर है, तो उस हड्डी को चूसने से उसके मसूड़े फट गए, उस मसूड़ों से खून बह रहा है। अपना ही खून वो अंदर ले जा रहा है और अपना ही खून उसको स्वाद दे रहा है। आपको अपना ही खून पिला रहा है। उस कुत्ते को लग रहा है कि हड्डी में मजा आ रहा है, हड्डी से मजा आ ही नहीं रहा है।
हड्डी से उसके मसूड़े फट रहे हैं, उसका अपना ही खून अंदर जा रहा है और उसको लग रहा है कि हड्डी से मजा आ रहा है। और इसी भ्रम में वो अपने आप को लहूलुहान कर लेता है, इंजर्ड कर लेता है। इंद्रिय विषय संयोग, इंद्रिय विषय संयोग बहुत बड़ा सूत्र, 14वां श्लोक। क्षणिक है, सीमित है, माया है और सुख दुख का कारण है। इसलिए जितने लोग बाहर भाग रहे हैं सब दुखी हैं, सब दुखी हैं, क्योंकि बाहर दुख सुख ही नहीं, बाहर तो माया है। इसी को शंकर ने माया कहा कि तुमको लगता है बाहर से माया का मतलब यह नहीं कि पेड़ नहीं है, ये संसार माया। इसका मतलब यह नहीं कि संसार में वृक्ष है, वृक्ष नहीं है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, घर नहीं है, सब है। माया का मतलब यह है कि तुमको आभास होता है, तुमको स्त्री के साथ रहकर आभास होता है कि स्त्री से मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। वो तुम्हारे मन को शांत कर देता है। वो तुम्हारे मन की शांति, जितने क्षण शांति है उतने क्षण तुम चैतन्य में हो, अनजाने में, उतने क्षण तुम अनजाने में चैतन्य की अवस्था में हो। आप अपने जीवन में देखो, कई बार ऐसी घटनाएं घटी कि आप कुछ पल के लिए बस आईएएस का रिजल्ट आया, फर्स्ट रैंक आईएएस में आ गए, कुछ पल के लिए तो आप बस खो गए, आप ही नहीं रहे। खुशी का क्षण का मतलब यह है कि आपका मन खो गया है और आप चैतन्य की अवस्था में हो, अनजाने में। लेकिन क्योंकि वो खुशी बाहर के किसी माध्यम से आ रही है तो आपको लग रहा है कि बाहर खुशी है, इसलिए सबको फर्स्ट आना है। अब आई बात सेक्स एजुकेशन की। एक बहुत बड़े थिंकर हुए इंडिया में, आचार्य रजनीश ओशो। उन्होंने हमारी पुरानी पद्धति को जिंदा किया और एक डिस्कोर्स दिया संभोग से समाधि पर। इतना बवाल हुआ इस कंट्री में, इतना बवाल हुआ कि अरे ये आदमी जो है सेक्स की बातें करता है। अरे तुम कर नहीं पा रहे हो तो करेगा नहीं, मरे जा रहे हो। अभी वो इंफॉर्मेशन यहां से दी गई कि चाइना को पास करके हम सबसे ज्यादा पोर्न साइट देखने वाले लोग बन गए हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है, इस देश में आप पब्लिकली इसकी बात नहीं कर सकते। अगर आपने सेक्स शब्द इस्तेमाल किया लोग ना, भाई साहब प्लीज, और ये सब उल्टी सीधी बातें मत करिए। मतलब आदमी जो है, उस आदमी ने डिस्कोर्स दिया, उस पर एक किताब आई और आज की डेट में दुनिया की सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली किताब है संभोग से समाधि। और सेक्स जैसा दुनिया में कोई शब्द है ही नहीं। 3 शब्द हैं भारत की संस्कृति के। पहला है रिप्रोडक्शन, वो बायोलॉजी का वर्ड है, उसका मतलब होता है निषेचन, मतलब सृजन करना, पैदा करना, वो है रिप्रोडक्शन। दूसरा शब्द है संभोग, उसका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में 2 चीजें अक्रिय हैं, उन्हें किया ही नहीं जा सकता, एक ध्यान और एक प्रेम। जब 2 लोग समान फ्रीक्वेंसी के, आंतरिक रूप से शांत, इस बात को मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब 2 लोग समान फ्रीक्वेंसी के, आंतरिक रूप से शांत। मिर्जापुर देखी ना, दादा बाप और पोता तीनों फ्रस्ट्रेट हैं। अरे बात तो एविडेंशियल की जानी चाहिए ना। मिर्जापुर में दादा, मुन्ना भैया के बाबा, आज शायद वो भी आ रहे हैं, मुन्ना भी आ रहे हैं। मुन्ना भैया के बाबा अरबपति आदमी, बताओ, नौकरानी को पकड़ ले रहे हैं। अरे अब तुमने अपने आंखों के सामने देखा ना, और अखंडा वो तो बेचारे फेल हैं। मुन्ना भैया को सेक्स के सिवा इतने वो अंधे हैं सेक्स में कि वो जो जब जा रहे हैं कोठे पे, वो जो औरत बैठी है वहां पे जो सारी चीजों को डील करती है, आप उस आदमी का अंधापन देखो, सेक्स में अंधापन। आप उस आदमी का अंधापन देखो, वो कहता है कि अगर लड़की नहीं आई तो तुम ही को पकड़ लेंगे। भाई साहित्य और सिनेमा क्या है? ये समाज के दर्पण हैं। साहित्य क्या है? अगर आपको रशियन रेवोल्यूशन समझना हो, आप एक किताब पढ़ लो, मदर, मैक्सिम गॉर्की की, आपको पूरा रेवोल्यूशन समझ में आ जाएगा कि रूस में क्रांति क्यों हुई थी।
आपको कोई भी टॉपिक समझना हो इतिहास में, इससे अच्छा कोई फॉर्मूला नहीं है। हिस्ट्री में अगर आपको कोई भी टॉपिक, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन समझना है, आप एक किताब पढ़ो, द टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकेंस। आपको पता चलेगा कि जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो नगरों में रहने वाले लोगों की कंडीशन क्या थी, स्पेशली मजदूरों की। साहित्य और सिनेमा ये समाज के दर्पण है, मिरर। अगर आप इन्हें देख रहे हैं, अभी एक मूवी आई है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सब देखो, और मैं भारत सरकार से कहूंगा उस मूवी को टैक्स फ्री करो। अब पिछले 10 सालों में समाज को लेकर उतनी अच्छी मूवी बनी ही नहीं। तिकड़म मतलब छोटे से बच्चे, उन्हें पता है पोल्यूशन क्या होती है, उन्हें पता है यार क्रैकर नहीं जलाना है। अभी देखो दिल्ली की हालत क्या है, छोटे से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें पता है कि यार हमारे लिए थ्रेट क्या है। उन्होंने एक मिशन चलाया उस मूवी में, बर्फ गिराओ पापा लाओ। और एक मिशन भारत को भी चलाना पड़ेगा कि विवेक जगाओ संसार बचाओ। पढ़ने से कुछ नहीं होता, विजडम। और उसी सीरीज में अगर तुम औरतों को भी देखो तो अगर उनकी सेक्स लाइफ देखो, जैसे उनकी सेक्स लाइफ है वैसे उनका जीवन भी है। क्या नाम है वो शूटर लेडी जो है गोली वोली चलाती है, गोलू गुप्ता। फोन करके सीधे कह रही, सेक्स करोगे मेरे साथ? बीना जी भी हैं उसमें। बीना जी भी हैं। बीना जी तो बेचारी ठीक है, वो तो राजा है ना। रदिया बेचारी गरीब है तो कोई भी पकड़ ले रहा। लेकिन उस पूरी सीरीज में एक बार मैं उसको पूरा कर लूं। उस पूरी सीरीज में अगर कोई आदमी सेक्सुअली बैलेंस्ड है और मेंटली बैलेंस्ड है तो वो है माधुरी। मुन्ना से कहती है वो कि अगर प्रेम है तो ही मेरे करीब आना, नहीं तो काट लेंगे बेटा। कितनी बड़ी, आप तो पता नहीं क्यों देखते हैं मूवी, हमें तो पता नहीं, लेकिन मैं तो देखता हूं तो थीम देखता हूं कि इस मूवी की थीम क्या है। जैसे रामचरितमानस में सीता जी बैठी हुई हैं और सोने के मृग को देख रही, सोने के हिरण को, और जैसे उनकी नजर सोने के हिरण पे जाती है और वो इच्छा पैदा करती है कि ये सोने का हिरण मुझे मिल जाए, वैसे ही भगवान उनसे छूट जाते हैं, रावण उन्हें उठा ले जाता है। उसी तरह तिकड़म में जैसे वो बच्चा है समय, जैसे उसकी इच्छा पैदा होती है कि मुझे लाइट वाले जूते मिले, लाइट वाले, क्योंकि उसके चचेरे भाई के पास लाइट वाले जूते हैं, प्रिंस के पास। जिसने बाहर लाइट खोजी उसके अंदर की लाइट बंद हो जाएगी। तो जैसे वो लाइट वाले जूते की इच्छा करता है वैसे उसे अपने पापा को खोना पड़ता है। उसके पापा मुंबई जाने लगते कमाने के लिए। तो मूवी, लिटरेचर, तो आज हम 2 मुद्दों पर बेसिकली चर्चा करेंगे। आप सवाल करो, मैं आपको जवाब दूंगा, एजुकेशन पर भी और सेक्स पर भी। तो आपको जो भी सवाल लगे बिल्कुल आप चाहे जैसे चिल्ला के बोलें, प्यार से बोलें, पिस्टल निकाल के बोलें, वो आपकी चॉइस है। आप भाई जेब में से क्या निकाल रहे हैं आप? अच्छा ठीक। जय हिंद फ्रेंड्स। 3 चीजें अपने जीवन में जोड़ लीजिए, ध्यान, योग, ज्ञान। आज जो है, मैंने आपसे कहा था संभोग से समाधि की जो किताब आचार्य रजनीश की, इस पर मैंने सोचा कि नहीं, आपको कुछ इस किताब के एक चैप्टर की चर्चा किया जाए। संभोग, पहला चैप्टर यह कि संभोग परमात्मा की सृजन ऊर्जा है। कितनी बड़ी बात है। दुनिया में कोई पशु नहीं है, कोई पशु जो सेक्स को मजा लेने के लिए करता हो। उनका एक महीना है, अब सावन आएगा, उनका एक महीना है निषेचन का, रिप्रोडक्शन का, वहां वो निषेचन करते हैं, मस्त है। मैंने कहा ना, हर वो चीज जो आपको विचार शून्य कर देती है आप उससे बंध जाते हो। आप ध्यान करके देखो, हर वो चीज जो आपको विचार शून्य कर देती है आप उससे बंध जाते हो। मूवी आपने देखा, आप खो गए मूवी में, आप देख ही रहे हो। अच्छा, रील का जो आज चक्रव्यूह है रीलों का, उसका चक्रव्यूह बड़ा प्यारा है।
1 सेकंड की एक रील है, आप ऊबे आगे बढ़े, ऊबे आगे बढ़े, ऊबे आगे बढ़े। उस रील व्यवस्था ने आपके मन को, रील ने आपके मन को भयानक रूप से अस्थिर कर दिया है। आदमी के जीवन में जो भी श्रेष्ठ है, सुंदर है और सत्य है, उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, हुआ जा सकता है, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है। आदमी के जीवन में जो भी श्रेष्ठ है, सुंदर है, सत्य है, उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, हुआ जा सकता है, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है। जैसे प्रेम, कितना बढ़िया एग्जाम्पल आचार्य ने लिया, प्रेम। और क्या दशा है प्रेम की? प्रेम को लोगों ने सीढ़ी बना लिया है अपनी वासना की पूर्ति के लिए। 2 शब्द जीवन में बहुत खतरनाक है, एक प्रेम और एक ध्यान। अब इसी संदर्भ में आचार्य एक कहानी सुनाते हैं, एक पंखा बेचने वाले की कहानी। कहते एक पंखा बेचने वाला घूम रहा था और घूमते घूमते वो कहता था कि ये पंखा 100 साल तक चलेगा। राजा ने सुना, वो महल से गुजर रहा था, राजा ने सुना, कहा 100 साल चलेगा, बुलाओ इसको जरा। ऐसा कौन सा पंखा बना दिया है टाइटेनियम का कि 100 साल तक पंखा चलेगा? बुलाओ। बुलाया उसको, आया, कहा हुजूर 100 साल तक चलेगा, मैं राज्य छोड़कर कहीं जा नहीं रहा हुजूर। अब बोले बेटा अगर नहीं चला ना तो तुमको फांसी पे भी लगा देंगे। हाँ बोला हुजूर कोई बात नहीं, 100 साल तक पंखा चलेगा। राजा ने ले ली और एक ही दिन में पंखा टूट टाट के किनारे हो गया। तो राजा ने सैनिकों से कहा इसको पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, उसको फांसी चढ़ाओ। पकड़वाया, उसको लाए पकड़ के। राजा ने कहा पंखा तो एक ही दिन में टूट गया। कहा एक दिन में? एक दिन में कैसे टूट गया? बोले टूट गया, दिखाया पंखा, ये देख। अरे बोला ये 100 साल तक चलने वाला पंखा एक दिन में कैसे टूट गया? आपने कुछ गलती की होगी। राजा ने कहा मैंने? हाँ बोले आपने, बताइए क्या किया? तो राजा ने बताया मैंने पंखा पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाया। अरे बोले राजा साहब पंखा थोड़ा हिलाना है। बोले फिर? बोले पंखा को सामने रख के ऐसे ऐसे सर हिलाना है, पंखा नहीं हिलाना है, तब ये पंखा 100 साल तक चलेगा। ढंग सब आपको बताए जा रहे हैं कि आपने पाप किया, आप ऐसे हैं, आप पापी हैं। मनुष्य तो भोगने के लिए ही पैदा हुआ है। बुद्ध तो नहीं भोगे, कबीर तो नहीं भोगे, गुरु नानक देव जी तो नहीं भोगे, संत रविदास जी तो नहीं भोगे। मस्त रहे जीवन भर सब। परमात्मा परीक्षा लेता है। परमात्मा सिविल यूपीएससी है जो परीक्षा ले रहा है। परमात्मा पब्लिक सर्विस कमीशन है जो परीक्षा ले रहा है। और क्यों लेगा वो परीक्षा? क्या मतलब है? उसको मजा आता है लोगों को परेशान करने में। क्यों लेगा? तो लोगों ने कहा कि भाई दोष,
अब आचार्य एक बड़ी शानदार बात कहते हैं जितना आदमी सभ्य सुसंस्कृत तथाकथित धर्मों के प्रभाव में मंदिरों और चर्चों में प्रार्थना करने लगता है, उतना ही प्रेम से शून्य होता चला जाता है। यह बड़ी खतरनाक बात, इसी को लेकर शायद सारे लोग उनके खिलाफ हो गए। कहते हैं जितना आदमी सभ्य सुसंस्कृत और तथाकथित धर्मों के प्रभाव में मंदिरों और चर्चों में प्रार्थना करने लगता है, उतना ही प्रेम से शून्य क्यों होता चला जाता है। बहुत बड़ा प्रहार किया इन्होंने कि आदमी जितना सिविलाइज्ड हो रहा है, आदमी जितना शिक्षित हो रहा है, आदमी जितना धार्मिक हो रहा है, उतना ही प्रेम से शून्य हो रहा है। उसे तो और प्रेम बढ़ना चाहिए। आज आप समाज देखो, आज का आप समाज देखो, बड़ी तगड़ी बात उन्होंने कही कि जितना आदमी संस्कृत सिविलाइज्ड हो रहा है, जितना एजुकेटेड हो रहा है, जितना धार्मिक हो रहा है, उतना प्रेम से शून्य हो रहा है। आदमी सड़क पे मर रहा है, लोग वीडियो बना रहे हैं। ये ज़ॉम्बीज़ ही तो है। मतलब आदमी मर रहा है सामने, लोग वीडियो बना रहे हैं। तो भाई ये लोग क्यों बाधा डाल रहे हैं? मतलब ऐसा क्यों है कि सिविलाइज्ड, एजुकेटेड, धार्मिक आदमी प्रेम से शून्य क्यों होता जा रहा है? तो उन्होंने कहा वासना का विरोध किया जा रहा है, भोग का विरोध किया जा रहा है, सेक्स का विरोध किया जा रहा है, और मन का एक नियम है, समझिएगा इस बात को, मन का एक नियम है, जिसका विरोध किया जाएगा उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। बड़ी प्यारी बात इस चैप्टर का, पहला चैप्टर है ये, कि आदमी जितना सुसंस्कृत, सिविलाइज्ड, एजुकेटेड, धार्मिक, उतना प्रेम से शून्य होता जा रहा है। क्यों? कह रहे वासना का विरोध किया जा रहा है। अब सेक्स का विरोध करेंगे, उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, व्यक्ति करेगा, करेगा तो विचार शून्यता मिल जाएगी। कहते काम जो है सेक्स कोयले की तरह है, उसी को कन्वर्ट करके राम बनाया जाता है, और कोई ऊर्जा ही नहीं। तो विरोध, जितना सिविलाइज्ड, आज आप देखो इसी देश में 1980 के दशक में मैंने देखा, 1970 के दशक में मैंने देखा कि स्त्रियां कपड़े से ढकी रहती थी, और उसी देश में मैं देख रहा हूं कि रीलों में जो फूहड़पन चल रहा है, वो पता है किसका परिणाम है? दमन का परिणाम है। लोग देखना चाहते तो वो बना रहे। कोई सेक्स की बात आदमी सुनना चाह रहा है, 50 तो स्त्रियां ऐसी वीडियो बना रही हैं जिसमें सेक्स की पोजीशंस बता रही हैं, और 1-1 करोड़ व्यू चला जा रहा है। और व्यूअरशिप भी तो चाहिए, जितनी व्यूअरशिप उतना पैसा। उनको इससे मतलब कहां है? सेक्स के दवाओं का वीडियो, सेक्स के पोजीशन का वीडियो, उनकी व्यूअरशिप तो देखो भाई। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। विरोध, विरोध नहीं करना है, समझना है, एनालिसिस करना है। विरोध नहीं करना है, क्योंकि ऊर्जा वही है,
अब तुम बुजुर्ग आदमी को 80+ आदमी को देखो, उसके जीने की चाह खत्म हो गई। 80+ जो भी है वो यही दिन रात कह रहा भगवान उठा ले। ऐसी क्या बात हो गई कि उसके अंदर मरने की इच्छा पैदा हो गई है? उसका भोग खत्म हो गया। अब वो बाहर से विचार शून्यता नहीं ला सकता, अंदर से उसने सीखा नहीं, बाहर से अब ला नहीं सकता, तो जीवन नरक के समान हो गया है। विरोध से बचना है। आचार्य ने कहा आदमी अपनी ही शक्ति से लड़ रहा है। आदमी अपनी ही शक्ति से लड़ रहा है। मन जहर है तो मन से लड़ो, जहर से तो लड़ना पड़ेगा। सेक्स पाप है तो उससे लड़ो, और ऊपर से कहा जा रहा है द्वंद्व छोड़ो। इससे लड़ना नहीं है, इसको समझना है, इसको देखना है। लड़ना तो इससे कतई नहीं। अगर आप लड़े तो आप मारे गए। लिखते हैं वो कि पहले जमाने में ऋषि वधु को 9 वर और वधु को आशीर्वाद देते हुए कहता था कि तेरे 10 पुत्र हो और अंततः तेरा पति तेरा 11वां पुत्र हो जाए। वासना रूपांतरित हो तो पत्नी मां बन सकती है, वासना रूपांतरित हो तो काम प्रेम बन सकता है। इस एनर्जी के साथ बहुत बवाल हुआ इस देश में। आज आप अगर देख लो, पतियों की हत्या हो रही, पत्नियों की हत्या हो रही, प्रेमिकाओं की हत्या हो रही, प्रेमियों की हत्या हो रही। अब ये कोई थे साहब अनुरुद्धाचार्य जी के आचार्य जी के प्रोग्राम में बोल दिया कि साहब मैं शादी अभी मेरी नहीं हुई, 45 साल उम्र है, 18 एकड़ जमीन है, शिक्षक हूं। एक बहन जी नाम बदल के शादी कर डाली उनसे तुरंत, और सुहाग रात के दिन मार डाली। मन कितना विकृत हो गया है। मतलब मर्डर वर्डर करना एक बहुत बड़ी बात है, लोग गाजर मूली की तरह कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मन मर चुका है, मन खत्म हो चुका है। विरोध से बचिए। कंडेमनेशन से बचिए। जिसका भी आप विरोध करेंगे वो आपके मन में बैठ जाएगा। आप अपने मित्र को भूल जाएंगे पर आप अपने शत्रु को नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके मन में बैठा हुआ है। और जो चीज मन में बैठ जाए, फिर उन्होंने कहानी सुनाई। एक फकीर अपने दोस्त के घर गया, उसका दोस्त किसी राजा वाजा से मिलने जा रहा था। तो फकीर ने कहा मैं भी चलूंगा यार। तो दोस्त ने कहा चलो। कहा यार कुछ कपड़ा उपड़ा नया रखे हो तो दे दो। तो उसका दोस्त कोई गिफ्टेड कपड़ा उसके पास पड़ा था, दे दिया उसने। अब दे तो दिया, लेकिन देने के बाद उसको लगा कि यार इसको तो इतना बढ़िया कपड़ा मैंने दे दिया, तो मुझसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। खैर दोनों गए जिससे मिलना था उसके घर। उसके घर पहुंचे तो उस दोस्त ने बताया, अपने दोस्त का परिचय कराया कि ये फला फला आदमी है, और इस पे मत जाएगा कि कपड़ा इन्होंने मेरा पहन रखा है। अरे उसके दोस्त ने कहा यार पागल हो गए, ये कहने की क्या जरूरत थी कि इसने मेरा कपड़ा पहन रखा। अब मन में चल रही है ना उसके बाद। विरोध मतलब दमन, दमन मतलब द्वंद्व। विरोध करोगे तो कमजोरी पैदा हो जाएगी, विरोध करोगे द्वंद्व पैदा हो जाएगा, दमन पैदा हो जाएगा, और जिससे लड़ोगे वो तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी।
कुछ चीजें हैं ना जो मन तुरंत अडॉप्ट कर लेता है, उसके फीचर्स हैं। जहां लिखा है यहां देखना मना है, वहीं आदमी झांक रहा है, वहीं देख रहा है। तो विरोध अगर करोगे, विरोध करना और समझना दो अलग अलग बातें, और इस लाइन को पकड़ना है। ये लाइन है पेज नंबर 13 पे, कि आदमी जितना सभ्य, सिविलाइज्ड, एजुकेटेड और धार्मिक होता जा रहा है, प्रेम शून्य होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि विरोध कर रहा है। विरोध से दमन पैदा हो जा रहा है, विरोध से द्वंद्व पैदा हो जा रहा है। वो चीज आपकी कमजोरी बन जा रही, बार बार याद आ रही है आपको, इससे बचना है, इससे बचना है, इससे बचना है। चौबीस घंटे आपके दिमाग में चल रही है, क्योंकि आपको उससे बचना है। और उसमें खासियत यह है कि वो तुरंत विचार शून्य कर देती है। अब देखो, एक तरफ तो आपके मन में 24 घंटे चल रही कि बचना है, और दूसरी बात वो तुरंत विचार शून्य कर देती है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, पराशर, विश्वामित्र, काम के आवेग से बच नहीं पाए। उससे तगड़ा, उससे तेज विचार शून्यता करने की क्षमता किसी में नहीं है। और इंसान विचार शून्यता की तलाश में है। और इंसान विचार शून्यता की तलाश में है। इसके एक एक चैप्टर के जो कोर पॉइंट्स हैं, वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। और बहुत फायदा, ऐसा ही मेरे एक मित्र उन्होंने मुझसे कहा कि यार ऐसा करो, फोन आया उनका, बोले कलाम साहब की जीवनी अच्छी बात है, पढ़ाओगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज समाज इस द्वंद्व से बहुत जूझ रहा है। तो बोले यार इसको शुरू कर दो, शानदार किताब है, संभोग से समाधि, शानदार किताब, घबराने की कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं। और इस पूरे किताब की खासियत यह है कि इसमें सेक्स की चर्चा ही नहीं की गई है। इस पूरे किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें काम की, सेक्स की कहीं चर्चा ही नहीं की गई। तो आज ध्यान और ज्ञान का तो संबंध चलता रहा, आधे घंटे बचे हैं। प्राणायाम आप स्वयं करोगे, 4 प्राणायाम आप करोगे। पहले अनुलोम विलोम, लेकिन ध्यान के साथ करना है। 100 के 3 सेट अनुलोम विलोम, 100 के 3 सेट कपालभाति, 100 के 3 सेट भ्रामरी, 100 के 3 सेट भस्त्रिका, और फिर 10, 15, 20 बार, जितनी बार आप कर सकें, भ्रामरी। पूरे शरीर के सेल्स आत्मिक ऊर्जा और ऑक्सीजन की ऊर्जा से भर जाएंगे। एक नए जीवन का संचार हो जाएगा। कल सुबह 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। कथनी और करनी में बहुत फर्क रहता है। लोग कहते हैं कि ओझा सर हैं, बकैती करते हैं, सेक्स की बातें करते हैं, ओशो की कहानियों की बातें करते हैं। रील और रियल लाइफ पॉलिटिक्स में बहुत डिफरेंट होता है। जब वो सड़क पे आए तब उन्हें पता चल गया कि बोलना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। बकैती बड़ा प्यारा शब्द है, बहुत। मैं हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिला। मैंने पूछा यार एक बात बताओ, कितना पढ़े हो?
आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये करेंसी सिस्टम कैसे पैदा हुआ? नहीं बता पाए। नेशन कैसे पैदा हुआ? नहीं बता पाए। तब मुझे लगा कि अच्छा, ओहो, जैसे ओशो ने क्या किया? पतंजलि सूत्र लिखा, कबीर सूत्र लिखा, कृष्ण सूत्र लिखा, लोगों ने वो नहीं पढ़ा। उस आदमी की 300 लेक्चर्स हैं दुनिया की सारी पर्सनैलिटीज पर, कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, कौन सा दुनिया का फेमस आदमी है जिसपे ओशो ने डिस्कशन नहीं किया? लेकिन लोगों ने कहा सेक्स गुरु संभोग के बारे में बता रहा है। अबे तुम कर नहीं पा रहे हो तो बताएगा नहीं, दवाई ढूंढ रहे हो। ये देश है जहां 22 साल का लड़का, मेरे एक दोस्त हैं कृष्णा मिश्रा, लक्ष्मी नगर में मेडिकल की दुकान है, तो बेचारे हमको कोई बताते हैं, कहते हैं भैया 20-20 साल के लड़के वियाग्रा लेके जाते हैं। तो जब 20 साल का लड़का वियाग्रा जिस कंट्री में लेके जा रहा है, तो ओशो सेक्स की बात नहीं करेगा? मारे डाल रही पत्नियां, कोई नीले ड्रम में डाल दे रहा है, कोई बोरे में भर दे रहा है, क्योंकि उसका घर तो तुम छुड़वा लाए, और न पेट भर पा रहे हो, न मन भर पा रहे हो, न दिल भर पा रहे हो, मारेगी नहीं? तो जरूरत है उसकी। तो अरे बुद्ध को भगा दिया इस कंट्री से, क्या कह रहा था वो आदमी? ध्यान करो, एनलाइटन योरसेल्फ, आत्म दीपक भव, अपना दीपक जलाओ। भारत के लोगों ने कहा भाई दीपक ऊपर, हम अंधेरे में रहने के आदि हैं, हम दीपक ऊपर तो ना जलाएंगे। आर्य आए, शक आए, कुषाण आए, हूर आए, टर्क आए, मंगोल आए, वो तैमूर आया, काट के गया इनको। फिर वो महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, फिर नादिर शाह। आदमी एक बार मार खाता है, सुधर जाता है। इस देश का आदमी पिछले 2000 से मार खा रहा है, पर कहता क्या है? भैया मुगल हमको लूटे थे। अच्छा, और वो क्लाइव तुम्हारा फूफा है? 55 लाख रुपए मीर जाफर ने दिया था उसको, सिर्फ सत्ता पाने के लिए। वॉटसन का क्लाइव भर भर के बोरे में पैसा लेके गए, लेकिन इस देश के आदमी को नरेटिव दे दिया कि भैया मुगलों ने भैया बड़ा अत्याचार किया भैया। अच्छा, कैसे? अरे भैया बहुत अत्याचार किया भैया। औरंगजेब जो था भैया ना, वो 10 लाख हिंदुओं को मारकर डेली, तब भैया वो खाना खाता था। अच्छा, 10 लाख? हाँ भैया। तो 365 दिन, और उसमें 51 साल उसने शासन किया। हमने कहा जोड़ घटा लिया करो। अरे कहते थे कि एक आदमी को डेली मारता था तो मजा भी आता, बदनामी करना है तो लॉजिकली करो ना। तो जो इस तरह की बातें करते हो अवध ओझा को पकड़ नहीं करेंगे। जब इलेक्शन चल रहा था, मैंने कहा था भाजपा के नेताओं से, आओ रामचरितमानस में बहस कर लो। तो इस देश में एक बड़ी प्यारा खेल है, वैसे तो है पूरी दुनिया में, इस देश में ज्यादा है, कि सामने वाले को मेंटली टॉर्चर करो, डिप्रेशन में ले आओ, पर हमको ना ले जा पाओगे। हम निकले हैं मिट्टी से, बहुत ही सामान्य स्तर से ऊपर की तरफ आए। इन सब खेलने का मैं आदी हूं। तो डकैती वाली बात ये हो गई। दूसरी बात सेक्स की बात, मैंने कहा कि जहां 20 साल का लड़का वियाग्रा खा रहा है, भाई ठप करे लड़की शैतान थी, लड़की शैतान थी। लड़कों को भी तो देखो, सिर्फ लड़कियों को ही गाली दोगे। लड़का भैया आप किसी का घर छुड़वा के ला रहे हो तो ताकत पे ही तो लाए होगे। गए तो थे घोड़े बैठ के, तलवार लगा के, 200 बाराती ले गए थे, और पत्नी को कुत्ता दौड़ा लिया, अब तुम पेड़ पे चढ़ गए, तो वो बेचारी घबराएगी नहीं? अरे भाई, इसीलिए तो पहले औरतों को नहीं पढ़ाया जाता था कि गुलाम, पत्नी नहीं गुलाम। अब स्त्रियां आजाद हैं। अब अगर उनको पता चल गया कि भाई तू तो शादी किया, तू तो नौकर रखने के काबिल नहीं है, मारेंगे नहीं, तो आचार्य सेक्स की बात करता था कि आंतरिक ताकत बढ़ाओ। वही मैं भी कहता हूं। कितने लड़के हैं जो, एक शो हो रहा था दिल्ली में, तो एक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, बड़ा अच्छा वो बताती है बेचारी, डॉक्टर क्यूटेस कुछ नाम है उनका, ऐसे बड़ी प्यारी सी लेडी है और बड़ा अच्छे राय देती हैं सेक्स के मुद्दों को लेकर। मतलब
50 लड़के हाथ उठाए थे कि मास्टरबेशन कर ले। और अब जबकि सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बच्चा हर चीज का एक्सेस पा जाएगा, वो ब्लू फिल्म देखेगा, अब नहीं रोक पाओगे। 1990 में रोक सकते थे, अब नहीं रोक पाओगे, कहेगा पढ़ रहा हूं। तो अब इस मुद्दे पे बात करना जरूरी हो गया है। और क्या था तीसरी बात? सेक्स की कहानियां, ओशो और बकैती, बस यही। ओशो तो भाई देखो, जिस आदमी ने पोप से कहा कि आओ तुम हमसे बात कर लो, हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा प्रोमिनेंट आदमी है, चाहे वो मुरारी बापू हो, चाहे कुमार विश्वास हो, कोई भी, अब सब कहते हैं यार ओशो के ऊपर पढ़ना चाहिए। चिंतन, परसेप्शन, सोच, दर्शन, सबका भंडार है वो आदमी। एक किताब सिर्फ शिव सूत्र, अगर उस आदमी की सिर्फ एक किताब कोई पढ़ ले, शिव सूत्र, उसका पूरा जीवन 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सिर्फ उसमें से एक लाइन समझने पे कि अगर तुम अपने मन के गुलाम हो तो तुम पशु से बदतर हो, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने मन के मालिक हो गए तो इस जमीन से लेकर आसमान तक तुम जहां जहां कब्जा करना चाहोगे करोगे। कितनी प्यारी बात है भाई। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, 4 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, अच्छे अच्छे घरों के लड़के, गरीब वाले नहीं पढ़ पा रहे, समझ में आता, अच्छे घर के लड़के, 50,000 रुपया खर्चा आ रहा है दिल्ली में, एक नौकर खाना बनाने के लिए रखा गया है, वो नहीं बैठ के पढ़ पा रहे। कौन परेशान कर रहा है भाई? अगर मैं डकैती करता हूं, मानते हैं ना आप? करते हैं, अरे बहुत एक्सेप्ट करते हैं, पर एक बात ये भी मानते हैं कि जितने लोग कहते हैं वो मेरे सामने एक बार आके बैठ के मुझे हराएं पब्लिकली। जिन्होंने भी कभी टीवी मूवी पे कहा है वो कभी आए मेरे साथ बैठे और साबित करें इस बात को। बस एक विषय है जिसपे मैं कमजोर हूं थोड़ा सा, राजनीति, मैथमेटिक्स, कॉस टैन थीटा, इस पे थोड़ा सा कमजोर। राजनीति में कमजोर नहीं हूं मैं। 2 महीने में 20 दिन का टाइम मिला था मुझे इलेक्शन का, वो भी तब जब सरकार 10 साल शासन कर चुकी थी और एंटी कंबेंसी बहुत हाई थी। हालांकि उस हार की जिम्मेदारी मैंने नहीं। आपने बोला आपको हराने के लिए प्रधानमंत्री को आपके ओपोनेंट का पैर छूना पड़ा। वो तो उसका ऑन रिकॉर्ड है, छू ही रहे थे, ऑन रिकॉर्ड है ना। मोदी जी को सबसे डर नहीं लगता, मोदी जी को डर लगता है कि ये आदमी अगर बैठ गया विधानसभा में तो इतना शोर मचाएगा। भाई जब गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह विधानसभा में बैठने लगे तभी तो अंग्रेजों को डर लगा क्यों रहे भैया हमको विधानसभा में। हालांकि मैं पटपटगंज के लोगों को हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रहा हूं, इन लोगों ने मेरी इज्जत रखी। मतलब मैं आने वाले समय में किसी न किसी तरह पटपटगंज के लोगों का ऋण चुकाऊंगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी बड़ी मदद की, मेरे साथ आके खड़े हुए और कंधे से कंधा मिला के रखे। मतलब 8-10 लोग तो, जैसे मैं बात कर रहा था, कृष्णा मिश्रा की ही बात कर रहा था, और अनुज गुप्ता एक लड़का है, और अनूप तिवारी है, अनीश राय है, एक हमारे असलम भाई है, ऐसे मतलब है 10, 12, 15 लोग। एक हमारे भोले तिवारी भैया है, वो है तो, और साबिर भाई है हमारे, वो तो बेचारे रुपया पैसा और रजा नहीं क्या। तो मैं तो रेडी रहूंगा पटपटगंज, क्योंकि अगर मेरी जमानत जब्त हो जाती इधर तो भाई साहब भागना पड़ा। सिर्फ मुझे पटपटगंज में बीजेपी ने हराया, वो भी बेईमानी से। 2000 पर वोट और रात में लगा दी इंक। हमको भी सब पता है, लेकिन खेल और राजनीति में हार होती ही नहीं। पहली बार हमारी देश की महिलाएं वर्ल्ड कप लेके आई हैं साउथ अफ्रीका को हरा के। क्यों? क्योंकि वो जितनी भी बार पहल पिछले हारी, वो सीखती गई, सीखती गई, सीखती गई, सीखती गई, मारा पटक दिया उठा के साउथ अफ्रीका। उन सब महिलाओं को सम्मान और बधाई। तो राजनीति और खेल में हार नहीं होती। तो आप संन्यास ले रहे हैं एक्टिव पॉलिटिक्स? एक्टिव पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स। उसकी वजह यह है ना, अब लोग हमसे आशा करते हैं कि भैया, हाँ भैया वो ऐसा है कि कुत्ता ने बच्चा दिया है, आप आ जाते तो बड़ा अच्छा था। नहीं हो पाएगा यार, वो मैं अहंकार की पूर्ति क्या नहीं कर सकता लोगों की। मैंने पकड़ा, मैंने बहुत करीब से पकड़ा लोगों को, नाराज हो जा रहे हैं। कहा है भैया? यहां बताओ। अरे 7-8 लोग आए थे फोटो खिंचवाना था। तो अब जो
जो यही काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, कुत्ता बिल्ली गाय बकरी सबका घर में जाकर पैर छू ले रहे, वो जीत रहे, वो जीत रहे, फिर लूट रहे। तो जनता कह रही कि भैया नेता बहुत बदतमीज है। कोई नेता बदतमीज नहीं। जैसे तुम अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो बिना जाति देखे बिना धर्म देखे, हैं भाई कोई ब्राह्मण कहेगा कि हम ब्राह्मण डॉक्टर से ही हार्ट सर्जरी कराएंगे, चाहे 50 लोग उसकी सर्जरी से मरे भी क्यों ना हो। कोई दलित बोलेगा कि हम तो भैया कोई दलित डॉक्टर से ही सर्जरी कराएंगे, चाहे उससे 100 लोग मरे ही क्यों ना हो। वो तो कहेगा भैया अच्छा डॉक्टर चाहिए। पंडित है, अरे यार क्यों पंडित पंडित कह रहे हो। तो जैसे अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो, अच्छा वकील ढूंढते हो, ऐसे अच्छा नेता भी ढूंढ लो, तो तब इस देश का जाके कुछ होगा। नहीं तो और चीजें चलेंगी। हालांकि परिवर्तन, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, वो तो बदलेगा। अब जो नई जनरेशन आ रही है, जो लड़के एआई जनरेशन वाले हैं, ये क्रांति करेंगे। 20वीं शताब्दी में बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ संत आचार्य रजनीश ओशो। हम तो बाबा जी डेली पीते। हाँ बहुत बढ़िया। भाई साहब गंदी गंदी बातें करता है। तुमने किसी स्त्री से कहा आई लव यू तो तुम्हें एक चाटा मार दिया, तुम मरे हुए हो। हमारे साथ एक भाई साहब रहते हैं, तो वो योगी जी की गवर्नमेंट बनवा रहे हैं, तो मैं उनको छेड़ देता हूँ कभी कभी। पहले तो बीजेपी को 40 सीट मिल गया है, आपको क्या पता है अभी, आपको अंदर की बात नहीं पता। मैंने कहा अंदर मतलब कहाँ अंदर? लेकिन ऐसा में बस मुझे मजा आता है। मैं जानता हूं ये चढ़ रहे हैं, तुमको मजा आता है। सरकार किसी की बने, हमको तो टेंडरवा मिलबे करेगा, क्योंकि हम अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। कौन सा रास्ता? शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सिंपल। हम बाबा जी को जाके कोई फंडा बता देंगे तो लगा। हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता किसी की सरकार को, काम तो लेंगे ही, और नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे। साबित ही तो करना है कि तुम गलत हो। और शब्द बड़े प्यारी चीज होते हैं। तुमने किसी स्त्री से कहा आई लव यू तो तुम्हें एक चाटा मार दिया, तुमने कहा बहन की तरह कहा था। शब्द का सबसे प्यारा पहलू यह है कि उसको किसी भी तरह से सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए जो बहुत बड़े बड़े लॉजिशियन होते हैं ना, वो किसी भी चीज को प्रूव कर देते हैं। 20वीं शताब्दी में बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ संत आचार्य रजनीश ओशो। वो किसी भी चीज को सिद्ध कर देता था। एक दिन प्रवचन देता था कि शराब पीना बहुत अच्छी बात है, लोग बड़े खुश होते थे। कह रहे यार हम तो बाबा जी डेली पीते। हाँ बहुत बढ़िया। दूसरे दिन प्रवचन देता था कि शराब पीने वाले सिर्फ नर्क, और वो भी सिद्ध कर देता था। तो पिछले दिन वाले बड़े दुखी हो जाते कि यार कल तो तुमने कहा था, जो बोले कल दूसरा दिन था, दूसरा दिन। ये देखो ये वर्ड है सेक्स, हिंदुस्तान में कह दो सन्नाटा छा जाए। कहा? कहीं नहीं वे, ऐसा ही कह रहे हैं। और तुम पब्लिक प्लेस पे अगर सेक्स की बातें कर लो, लोग तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएं कि भाई साहब उल्टी बदतमीजी मत करिए। वो करने के लिए मरे जा रहे हैं। तुम कभी यूरोप जाओ, दुबई जाओ, वहां तुम्हें कहीं दीवार पे नहीं लिखा हुआ मिलेगा निराश पुरुष मिले, यही है। तुम यूरोप जाओ, वहां लोग नहीं रहते, वहां इंसान नहीं रहता, वहां आदमी नहीं रहते, वहां पुरुष नहीं रहते, सब यही रहते हैं। तुम्हारे घरों में कोई यूरोप में हो, दुबई में, उससे पूछो कहीं लिखा हुआ है? क्योंकि ये इतना ऑब्सेस्ड है, इतना
वो एक आचार्य रजनीश था, उसने एक प्रवचन लिया संभोग से समाधि पर, वो बहुत गाली दिया लोगों ने, भाई साहब गंदी गंदी बातें करता है। अच्छा तुम क्या करते हो? सबसे ज्यादा परेशान नीदरलैंड वाले हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू फिल्म का निर्यात करने वाला मुल्क है, एक्सपोर्ट, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट भारत पाकिस्तान करते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई तुम लोग इतने मॉरल इथिकल लोग हो, अबे तुम क्या करते हो इसका? यहाँ 80% लोगों का जो गैजेट है, मोबाइल है, उसमें सेव करके रखे हैं, बड़ा यूनिक नाम से महाभारत। तो करोल बाग से नोएडा आ रहा था, एक भाई साहब बैठे थे मेट्रो में, देख रहे थे, तो मैं भी वो पिलर था, पिलर के कोने में से खड़ा हुआ तो देख रहे थे ब्लू फिल्म। तो मैंने उनसे कहा कि भैया अब हमें भी दिखाओ। वो बेचारे शर्म के मारे, अरे भाई साहब इतने मरे हुए हो, इतने डरे हुए हो, जब देख रहे हो तो कम से कम खुल के देखो तो। और इतने मुर्दा होके तुम पूरी दुनिया पे शासन करोगे? तुम मरे हुए हो। कम से कम तुम जो करो उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता तो होनी चाहिए कि हम कर रहे हैं। तुम मरे हुए हो। अरे भैया क्या सुदामा कृष्ण से मिल रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं। कृष्ण सुदामा से मिल रहे हैं, ये बड़ी बात है। कमजोर आदमी की सरलता, कमजोर आदमी का प्यार, कमजोर आदमी का सम्मान की कोई कीमत नहीं। लोग सिर्फ शक्ति को देखते हैं, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। इसीलिए सबको पैसा चाहिए। तुम्हारी औकात क्या है? जिसके हाथ में पैसा उसकी समाज में इज्जत। जर्मन, जाट, यादव, गुज्जर सब लड़ने वाली कौम है और सब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। खाना अच्छा है, डाइट अच्छा है, मैगी वैगी नहीं खाते ये, मैगी खाते ही नहीं, बस 2 मिनट। सब लड़ने वाली कौम है। सुबह उठे 4 लीटर दूध पी गए, दोपहर में मट्ठा खा पी गए 10-12 लीटर। हर चीज में घी डालेंगे, दाल में, अचार में, चटनी में, सब में। मजबूत है शरीर। भैंस पकड़ लिए कूद के। जहां शरीर मजबूत है वहां कॉन्फिडेंस है, जहां शक्ति है वहीं कॉन्फिडेंस है। और कोई तरीका नहीं कॉन्फिडेंस पैदा करने का। मोटिवेशन तो नशा है, 4 घंटे रहेगा उतर जाएगा। कॉन्फिडेंस अगर पैदा करना है तो शक्ति पैदा करो, शरीर की और मन की। इस दुनिया में सिर्फ 2 शक्तियां हैं और उसमें से एक तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो गुलामों जैसी जिंदगी या पशु से बदतर जिंदगी हो जाएगी। पहली, आध्यात्मिक। लोग किसी को 10 रुपए देने को तैयार नहीं, और आचार्य रजनीश 11 जेट्स तोहफे में, पता नहीं कितनी रोल्स रॉयस, 10 करोड़ की घड़ी है तो शक्ति आध्यात्मिक। और दूसरी शक्ति है आर्थिक, इकोनॉमी। और मेरी मानो तो पहले आर्थिक शक्ति को ले आओ। हिंदुस्तान का सूत्र भी है, वो बड़ा फेमस सूत्र है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बड़ा वैज्ञानिक सा है, बहुत वैज्ञानिक सा है। धर्म अर्थ काम
और मोक्ष, बहुत वैज्ञानिक, इतना वैज्ञानिक फॉर्मूला है ये दुनिया का कि अगर आप इसे फॉलो कर लें, शिक्षा, एजुकेशन, अर्थ, धन, पैसा, भोग, काम मतलब भोग, इंद्रियों का भोग, और इंद्रियों का भोग सीमित है 50 साल तक। बहुत दवा हुआ खा लिए तो 60, उसका बाद कोई लिमिट नहीं, उसका बाद खत्म। बच्चे में इंद्रिय भोग विकसित नहीं, बुढ़ापे में कर नहीं सकते। बड़ी मजेदार बात है ये। बच्चा में इंद्रिय भोग विकसित नहीं है, सेंस का जो एंजॉयमेंट है वो विकसित नहीं है। जबान उसकी तेज हो सकती है, चॉकलेट बहुत खा सकता है, चिकन खा सकता है, करेले की भुजिया नहीं खाएगा। तो एक आध इंद्रिया उसकी एक्टिव होती है बच्चा, और बुढ़ा, ओल्ड एज, ये भोग ही नहीं सकता। अब बची जवानी, इसी में भटकाती है ये इंद्रिया, इसी में भटकाती। और इंद्रिय भोग के लिए धन चाहिए ही चाहिए। जो धन की दौड़ है दुनिया में ना, ये सेंसस के भोग के लिए है और उसका कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए सबको पैसा चाहिए। तो जब तुम ये फील कर लेते हो पैसा कमाकर कि यार इंद्रिय तो कभी संतुष्ट ही नहीं होंगी, तब तुम मोक्ष की तरफ खुद ही बढ़ते हो, तुम्हें कोई ले नहीं जाता। और जिस तरफ तुम खुद ही बढ़ते हो वहां सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बहुत प्यारी चीज है ये काम। एक भोग का मतलब मजा लेना और एक भोग का मतलब दुखी। तो कहते नहीं कि अरे भैया आईएएस हो गया, भैया भोग रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और फिर लोग कहते हैं अरे शुगर है, बीपी है, भोगत है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एक ऐसी ताकत है, आर्थिक। इसलिए शिक्षा के बाद सभी व्यक्तियों को आर्थिक शक्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके सारे रास्ते खुलेंगे। एक मूवी है अमिताभ बच्चन की, बहुत पुरानी मूवी है, पता नहीं तुम उसको देखे होगे नहीं, वो देखे होगे तो उसका आंसर तुम दे दोगे। उस मूवी का नाम है सौदागर। नूतन है उसमें, ये जो नारियल के पेड़ होते हैं उनसे वो गुड़ बनाती है, जैगरी। और अमिताभ बच्चन उस जैगरी को बेचने जाता है। जैसे तुम्हारा महाराष्ट्र है, यहां भी वुमन को बड़ी इंपॉर्टेंस है। महाराष्ट्र के समाज में भी औरतों को बड़े सम्मान है, बहुत इज्जत है। यहां बहुत ज्यादा पर्दा कभी नहीं रहा, यहां विधवा विवाह को प्रमोशन मिला, यहां सती सिस्टम नहीं रहा महाराष्ट्र में। क्यों क्यों यहां ऐसा रहा? तुम्हारा समाज है, बताओ। जिसके हाथ में पैसा उसकी समाज में इज्जत। कभी मुंबई जाओ, वहां एक जगह है फोर्ट, है ना मुंबई में। वहां फोर्ट पर एक मीट मार्केट है, मच्छी। वहां मछली, मुर्गा, अंडा, बकरा मिलता है। कभी उस बाजार में अंदर जाना, वो पूरी बाजार औरतें चलाती हैं। क्या लेने का? हाँ, 3-3 किलो की जो की औरतें, मोटा मोटा हार पहने हुए और हाथ में बड़ा बड़ा छुरा लिए हुए। मतलब तुम देख के ये लेने आए हैं ये, हाँ हमें नहीं लेना। अब यार मुंबई जाना ना, उस मार्केट में जरूर जाना, और तुम जब एंटर करोगे तुमको मेरी याद आएगी। पकड़ के मुर्गा मारा गाँव, तुम देख रहे कितने, अरे भैया। और कहीं बताओ, यूपी में ऐसा दिखाई पड़ता है। जिस समाज में इकोनॉमी की डोर औरत के हाथ में होगी, उस समाज में
औरत की इज्जत होगी। लॉ है, ये कानून है। तुम किसी घर में गए, 1 BHK का घर, एक चारपाई पड़ी हुई है, सामने एक टीवी रखी है, 2 गिलास रखे हैं, तो तुम्हारे मन में पहली बात क्या आएगा? गरीब है बेचारा, नहीं आएगा? तो जब बाहर निकल कर आएगा और बोलेगा मैं DGP महाराष्ट्र, तब तो तुम पैर ही पकड़ लोगे उससे कि अरे साहब इतना बड़ा हो गया, इतना सिंपल। क्योंकि हमारी कॉन्सेप्ट क्या है कि बड़ा है तो घड़ी पहना होगा 4 करोड़ की, हमारा अपना कॉन्सेप्ट है। दुबई गए थे सेमिनार लेने, तो वहां हमसे लोगों ने कहा कि कुछ अच्छा सूट पहन के आने, टाई लगाते, कि टाई लगा के तुम्हारी गर्दन दबानी थी। क्या लगाया बे टाई? टाई बोलेगी, मैं बोलूंगा, टाई थोड़े बोलेगी बे। देखो गमछा हमसे डाल के जाते हैं, दुबई गए गमछा भूल गए, वहां बहुत ढूंढे कि कहीं गमछा मिल जाए, पता लगा इंडिया से आने में 1 दिन लग जाएगा। तो सोचा शर्टें फाड़ के पहन ले क्या? तुमको शर्म आती है? तुम कहीं पार्टी वार्टी में जाते हो तो सोचते हो कि लोग हमको देखें, काहे देखेंगे वे? लोग सिर्फ शक्ति को देखते हैं, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। फालतू में तेल ओल लगा के और शैम्पू और थ्रेडिंग व्रेडिंग करा के कोई फायदा नहीं। कहीं जाओ सिंपल जाओ, चप्पल उप्पल पहन के, खाना खाओ, लड़का को आशीर्वाद दो, लड़की को कि मस्त, और चुपचाप निकल आओ। यहाँ लोग शादी में, दूसरे की शादी में जा रहे हैं, 4 घंटा पार्लर में बैठे हैं, लड़कों की बात कर रहे हैं। तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार मास्टर तुम जो है, लड़कियों का ठीक है, लड़कों की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में विवाह गरीब मां बाप के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, और अमीर मां बाप के लिए दिखावा है, हैसियत का। 50-50 करोड़ रुपया शादी में खर्चा कर दिए, 50-50 करोड़, और वो बेबी और बाबा 2 दिन साथ में नहीं रह पाए। 50 करोड़ हवाई जहाज से दूल्हा आ रहा है, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो रही, और वो बेबी और बाबा जिनकी शादी हुई वो 2 दिन साथ में नहीं रह पाए। सूट और लहंगा और पार्टी और ये और वो, और हमारे भोलेनाथ शमशान की राख वाग मल के गए थे बारात लेके, लेकिन ताकत है अंदर की। इसलिए जिंदगी में जब शक्ति आ जाए, जब तक शक्ति नहीं है तब तो आप नॉर्मल रहते ही हैं। आप देखिए, आपका ड्राइवर है, आपका नौकर है, आपके जो सेवक है, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, वो आपसे कितने पोलाइट है। जी भैया, जी भैया। आप कभी कभी निर्णय लेते हो कि बहुत अच्छे हैं, नहीं, कमजोर हैं। कमजोर आदमी की सरलता, कमजोर आदमी का प्यार, कमजोर आदमी का सम्मान की कोई कीमत नहीं। सुदामा कृष्ण से मिल रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है। कृष्ण सुदामा से मिल रहे हैं, ये बड़ी बात है। सुदामा कृष्ण से मिल रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब आप राजा हो, कलेक्टर हो, और आपका कोई दोस्त फटे कपड़े में आता है और आप उससे गले लगाते हो, तो आप मैसेज देते हो कि आप इसी बैकग्राउंड से आ रहे हो। और हर आदमी को अपनी बैकग्राउंड छिपानी होती है, हर आदमी को दुनिया में दिखाने होता है कि हम तो, अरे सूर्यवंशी, हर आदमी को अपना पास्ट दिखाने में बहुत शर्म आती है, बहुत। गांधी को नहीं आती, लिंकन को नहीं आती ही नहीं। एक अलग नशे में है बाहर आदमी।
अभी होली के दिन मैं आ रहा था इलाहाबाद से, कानपुर से जैसे ही पुल क्रॉस किया, 2 लोग बिखरे पड़े थे सड़क पे, इतनी दारू पी ली थी, लड़ गए ट्रॉला में जाके, सड़क पे बिखरी थी, बिखरे पड़े हुए थे। होली प्रेम का त्योहार है, नशे का त्योहार नहीं है। जब आप शक्ति में रहो ना, तब उसे कहते हैं ना औकात में रहो। पीयूष मिश्रा जी ने किताब लिखी है बड़ी प्यारी, तुम्हारी औकात क्या है। बॉलीवुड के एक्टर हैं पीयूष मिश्रा, राइटर भी हैं। आरंभ है प्रचंड उन्हीं की देन है। बड़ा खराब पास्ट है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करना ही है। मैं तो तुमसे गारंटी से कहता हूं, दिशा बदल लो, दुआ लेने लगो, ध्यान करने लगो, मां बाप का सम्मान करो, दुआ वहां से मिलेगी। और तुम दुआ की कीमत जानते ही नहीं हो। कुछ चीजें हैं जो हम जब तक नहीं जानते, दुआ एक बहुत बड़ी फोर्स है, बहुत बड़ी। अगर आपने अपने मां बाप को पैर छूना शुरू किया होगा ना, तो आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन अपने दिनचर्या में दिखाई पड़ता होगा, पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती होगी। जब ताकत में रहो तो एकदम सामान्य रहो, सिंपल।